सानिया ने किया मायरा पर अटैक। मायरा वीर को ऑप्शन देंगे चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो जानती हो आगे क्या होने वाला है। वही उसकी बात खत्म होते ही सानिया, जो इतनी देर से छटपटा रही थी, वह जैसे तैसे छूट जाती है और अपने मुंह से टेप हटाते हुए चीखती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो मायरा? वीर भाई मेरे भी भाई हैं, तुम उन्हें मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए कैसे कह सकती हो? और ये रिपोर्ट, ये सब झूठ है। मैं भी डैड की बेटी हूँ। ये सब झूठ है। ये सब तुमने किया है। ये सब झूठ है। वह उन्माद में चीखने लगती है। तभी मायरा पीछे उस गार्ड को घूर कर देखती है जिसने सानिया को पकड़ा था। गार्ड डर के मारे जल्दी से वापस सानिया को पकड़ लेता है और उसे जोर से दबोच लेता है। मायरा वीर को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वह वीर के दिमाग के अंदर झांक रही हो, उसके फैसले को तौल रही हो। वीर ने बस एक बार माही जी, अपनी सौतेली माँ पर जिससे उसे सच्चा प्यार मिला, को देखा, फिर केएसआर को। फिर बिना कुछ कहे सीधा आकर माही जी के गले लग जाता है। ये डिसीजन साफ था, उसने प्यार और सच्चाई को चुना था। वीर माही जी के गले लगे हुए ही दर्द और गिल्ट में कहता है, आई एम सॉरी मॉम। मैं जानता हूँ मेरी सॉरी आपके दर्द को कम नहीं कर सकती, पर मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ जो भी आपके और डैड के साथ हुआ। आई एम सॉरी। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता तो डैड को उनसे शादी नहीं करनी पड़ती और आप उनसे अलग नहीं होती। मैं ही मनहूस हूँ जो मैं इस दुनिया में आया। उस औरत का मेरी माँ होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। मैं पैदा हुआ तभी से ये सब होना शुरू हुआ। मायरा आपसे दूर हुई, आपकी सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हुई। वीर की आंखों में आंसू थे। वह अपने दादा दादी को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी दादू। आई एम सॉरी दादी। कहीं न कहीं आप सब मुझसे नफरत करते होंगे क्योंकि मैं ही वो वजह हूँ जो उस औरत को इस घर लाया। आई एम सॉरी। माही जी वीर की बात सुन उसके आंसू पोंछते हुए ममता में कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं वीर, इसलिए तुम खुद को कसूरवार मत समझो। तुम तो इस दुनिया में थे भी नहीं तब तुम कैसे जिम्मेदार हुए इन सब के? और एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो और तुम्हारी माँ बस मैं हूँ। वीर माही जी की बात सुन उन्हें कसकर गले लगा लेता है। फिर वीर मायरा को देखकर कहता है, मैंने चुन लिया है जिसे मुझे चुनना था। मैं मोम और डैड को चुनता हूँ जिन्होंने कभी मुझसे नफरत नहीं की, हमेशा मुझे वो प्यार दिया जिसे शायद मैं हकदार भी नहीं था। मोम डैड ने मुझे वो दिया जो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकता था, इसलिए अब तुम जो चाहे कर सकती हो। वीर यह बात बचपन से जानता था कि उसकी माँ कविता एक अच्छी इंसान नहीं है। उसने कभी अपने डैड केएसआर को अपनी मॉम से बात करते हुए नहीं देखा। उसे तो ये तक याद नहीं था कि क्या उसकी माँ ने उसे कभी प्यार किया हो या उससे बात की हो। वह अपनी माँ के साथ 3-4 साल तक रहा, पर उसकी माँ हमेशा बस अपने में ही लगी रहती थी। उसका ज़्यादातर समय उसकी नैनी या घर के बाकी लोगों के साथ बीतता था। जाह्नवी जी दादी, जो हमेशा उसकी माँ को नापसंद करती थी, उन्होंने भी कभी वीर से कुछ गलत या बुरा नहीं कहा, बल्कि वह भी उससे प्यार करती थी। शायद इसलिए कि उन्हें वीर में कुछ अच्छे गुण दिखते थे। फिर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और फिर माही जी उसके डैड के साथ उसकी लाइफ में और इस घर में आई। माही जी के आने के बाद उसे एहसास हुआ कि असली माँ क्या होती है, उनका प्यार क्या होता है। फिर चाहे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, शॉपिंग हो या कहीं जाना हो, वह हमेशा उसके साथ थी। जबकि उसकी सगी माँ तो बस दिखावे के लिए उससे बात करती थी, जिससे वह घरवालों को ये दिखा पाए कि वह कितनी अच्छी माँ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब शान और सानिया इस दुनिया में आए, वह छोटा था। फिर जब मायरा इस दुनिया में आई तो चीज़ें बदलने लगीं। शान और सानिया अक्सर उससे कहते थे कि स्कूल के बच्चे उन्हें बुली करते हैं क्योंकि वह मॉम माही जी के सौतेले बच्चे हैं। वीर ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, पर वह उसकी बात नहीं मानते थे। धीरे धीरे सब बड़े होने लगे। ऐसा नहीं था कि वीर मायरा से प्यार नहीं करता था, पर जब भी वह मायरा के पास जाता तो शान और सानिया रोक लेते थे। इसलिए वह दोनों भाई बहनों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा ताकि उन्हें कहीं ये न लगे कि मॉम डैड उनसे कम प्यार करते हैं। वीर यह नहीं चाहता था कि उन दोनों में से कोई उसकी माँ की तरह मतलबी बने। वीर ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे केएसआर को शर्मिंदा होना पड़े। उसने कम उम्र में ही अपनी अलग कंपनी शुरू कर दी थी। वह हमेशा चीज़ों को सोच समझ के करता था, पर कहीं न कहीं अपने भाई बहन की वजह से कुछ गलतियां तो उससे भी हुई थी। पर अब सब सामने है, सब साफ है कि कैसी उसकी माँ है, कैसा है भाई है और कैसे उसके नाना। उम्मीद तो नहीं थी उसे, अब सानिया से भी नहीं थी,
पर जब तक वह अच्छी है तो वो भी अच्छा है। वीर यही सब सोच मायरा की तरफ देखता है। वहीं उसकी बात सुन मायरा एक ठंडी स्मर्क करती है और मिस्टर सिन्हा और सानिया को देखती है, जो उसे अपनी आग उगलती हुई नजरों से देख रहे थे। फिर वह वीर को देखकर कहती है, आई एम हैप्पी विद योर डिसीजन। आई होप आप अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और आपके अंदर बसा खून का रिश्ता इन लोगों के लिए दोबारा नहीं जागेगा। इतना बोल मायरा शान के नाना को देखती है। वह कुछ बोल पाती इससे पहले मनीष बीच में बोल पड़ता है, डैड, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। हम इस इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसकी सही जगह जेल में ही है। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब ये अपना मुंह खोलेगा। मनीष की बात सुन के एसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह मायरा को देखते हैं तो मायरा अपने कंधे उचका देती है, जैसे कह रही हो ये तो होना ही था। कुछ ही मिनटों में पुलिस राठौर मेंशन में आ जाती है। ये सब भय जल्दी हुआ। पुलिस मिस्टर मुकेश सिन्हा को घसीटते हुए ले जाने लगती है। जब वह जाना नहीं चाह रहा था तब मनीष उसे इशारा करता है कि चुपचाप यहाँ से जाओ, ये लोग तुम्हें यहाँ से एक सेफ जगह पहुँचा देंगे। मनीष का इशारा देख सिन्हा के चेहरे पर एक पल के लिए शातिर मुस्कान आती है। वह समझ जाता है कि मनीष उसे चुप कराने के लिए कुछ प्लान कर रहा है और जाते जाते वह मायरा को धमकी देता हुआ जाता है कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। सिन्हा के जाते ही हॉल में एक भारी असहज सन्नाटा छा गया था। अब सबकी निगाहें मायरा पर थी, जो अगला वार करने को तैयार थी। मायरा अपने दादाजी राम जी को देखकर शांत आवाज में कहती है, दादू, मुझे पता है आप परिवार की रेप्यूटेशन को लेकर परेशान हैं, तो क्या हमें सबको ये नहीं बता देना चाहिए कि शान और सानिया डैड के एसआर के बच्चे नहीं हैं? उनका हमारी फैमिली से कोई लेन देन नहीं है। डैड बस उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे और अपना नाम दे रहे थे ताकि कोई उन पर सवाल न उठाए, कोई उन्हें नाजायज न कहे। पर इसका गलत फायदा शान ने उठाया, सब पता होते हुए भी। अगर हम ये बात साफ कर देते हैं तो इससे हमारी फैमिली पर आने वाले सवाल कुछ कम हो जाएंगे और डैड के दुश्मन जो उनकी इमेज खराब करने के पीछे पड़े हैं उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। मायरा की बात सुन उसके दादाजी गहरे सोच में पड़ जाते हैं। उनका चेहरा तोल मोल कर रहा था। ये देख मनीष घबरा जाता है। वह तुरंत अपने पिता को देखता है और तेज आवाज में कहता है, डैड, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाया। ऐसी बातें सबको अभी नहीं बतानी चाहिए। वह इतना ही बोल पाया था कि तभी मायरा गार्ड्स को इशारा करती है कि वह सानिया को छोड़ दें। गार्ड्स तुरंत सानिया को छोड़ देते हैं। सानिया, जिसने इतनी देर अपमान झेला था और अपने नानू को घसीटते हुए जाते देखा था, वह आक्रोश से पागल हो चुकी थी। वह चीखते हुए झटके से उठती है और मायरा के पास आकर उसे जोर से धक्का देती है। मायरा अचानक हुए इस हमले से अनबैलेंस्ड हो जाती है और पीछे की तरफ गिरती है। उसका सिर पीछे रखे कांच के एक टेबल से टकराता है और तुरंत मायरा के सिर से तुरंत खून बहने लगता है। अभियान की एंट्री राठौर मेंशन में। सानिया ने गुस्से में मायरा को धक्का दिया और मायरा का सिर पास रखे कांच की टेबल से टकरा गया। वहां से तेज ब्लीडिंग होने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला। पर जल्दी ही सब घरवाले होश में आते हैं और मायरा की तरफ भागते हैं। केएसआर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। मायरा बेहोश नहीं हुई थी, हाँ, पर सिर पर कट काफी गहरा लगा था। उसके वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके वजह से माही जी ने अपनी साड़ी वहां रख दिया, पर खून रुक नहीं रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मायरा को अपनी गोद में लिए जमीन पर बैठी थी। वहीं मनीष की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। उसने क्या कहा और वह क्या कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ा। मनीष सानिया की इस बेवकूफ़ी पर अपनी मुठ्ठियां कस लेता है और दांत पीस लेता है। अभी इस टाइम उसे सानिया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे मार ही डाले। इधर सानिया की भी हालत खराब हो गई थी ये देखकर। पहले से सब कुछ बिगड़ गया था, अब उसने ये क्या कर दिया। उसने मायरा को धक्का मार दिया। उसका दिल डर से बाहर आ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। माही जी जब देखती है कि खून बंद नहीं हो रहा है तो केएसआर को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, और कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को आने में? कुछ, मायरा के खून निकल रहा है, कुछ कीजिए आप। केएसआर भी काफी घबरा गए थे। वह माही जी की बात सुनकर कहते हैं, डॉक्टर बस आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। इतना बोल वह मायरा को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में डॉक्टर की कार राठौर मेंशन के बाहर आकर रुकती है और डॉक्टर जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं और वीर उन्हें तेजी मायरा के रूम तक लेकर जाता है।
डॉक्टर की कार अंदर जाने के 5 मिनट के अंदर ही एक और कार राठौर मेंशन के बाहर आती है और उसमें से उतरते हैं अभियान और कशिश। अभियान ने एक कैप लगाई हुई थी और गॉगल्स और मास्क पहने थे, जिससे उसका पूरा चेहरा कवर था। कशिश को सब जानते थे घर में कि वह मायरा की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए कोई उसे नहीं रोकता है। वह दोनों सीधा मायरा के फ्लोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी फैमिली रूम के बाहर ही काफी घबराई है। अभियान आगे जाने लगता है पर कशिश उसे रोक देती है। अभियान सर, आप ऐसे मत जाए, अभी सब यही हैं। अभियान कशिश की बात सुन रुक जाता है, पर गुस्से से उसका जबड़ा कसा था। उसका खून उबल रहा था गुस्से में। वह बस जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किए हुए था। कुछ ही देर में माही जी और केएसआर डॉक्टर के साथ मायरा के रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर को कुछ समझाकर वह वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही जाह्नवी जी दादी माही से पूछती हैं, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी है मायरा? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है? माही जी पर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उनकी आंखें अभी भी भरी और उनमें से आंसू निकल रहे थे। केएसआर जब उनकी ये हालत देखते हैं तो वह उन्हें साइड से हक करके कहते हैं, मॉम, मायरा ठीक है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। 1-2 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी, आप फिक्र न करें। सब लोग एक सुकून की सांस छोड़ते हैं ये सुनकर कि मायरा अब ठीक है। जाह्नवी जी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करती हैं। सानिया जैसे ही सुनती है कि मायरा ठीक है तो उसे थोड़ा रिलीफ फील होता है, पर साथ में उसके दिमाग में एक काला विचार आता है, अगर वो मर जाती तो उसकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती। मायरा अब ठीक थी तो सानिया ने इस त्रासदी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वह जल्दी से रोने का नाटक करते हुए, खुद को बहुत बेचारा दिखाते हुए माही जी का हाथ पकड़ लेती है और हिचकियां लेते हुए कहती है, मॉम, मॉम, मैंने ये जानकर नहीं किया है। मॉम, मैंने इतनी जोर से धक्का नहीं मारा कि उसे चोट आए। मॉम, ट्रस्ट कीजिए मॉम, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। इतना बोल वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है कि मेरे डैड नहीं, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे लगा मायरा सब झूठ बोल रही है, इसलिए, और ये हो गया। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। लेकिन माही जी इस समय गुस्से में सुलग रही थीं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उन्होंने झटके से सानिया का हाथ झटका दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। गूंज पूरे फ्लो में फैल गई। माही जी चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुम हमेशा मायरा को दुख देती हो और बाद में तुम मासूम बन जाती हो। हमेशा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी और आज तुमने उसे धक्का मारा। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा, कि अगर वो कट थोड़ा और गहरा होता तो क्या हो सकता था? माही जी की आवाज दर्द और गुस्से से फटी जा रही थी। तुम और तुम्हारा वो भाई हमेशा से मेरी बेटी को फंसाते हुए आए हो। हमेशा गलती तुम करते और नाम आता मेरी बेटी का। तुम लोगों की आंखों से मैंने उसे खुद से दूर भेजा कि वह चाहे मुझसे दूर ही सही, अपनी जिंदगी तो अच्छे से जी लेगी। और जब वह इतने सालों बाद वापस आई, तुमने और तुम्हारे भाई ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। हमेशा उसे नीचा दिखाया। अरे, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए। इतने बुरे। इतना बोल माही जी हेंफते हुए चुप हो जाती हैं। वही सानिया उनकी बात सुन सन हो गई थी। उसने ये कभी स्वीकार नहीं किया था। उसे लगा था भोली भाली माही जी हमेशा की तरह उसकी बातों में आ जाएंगी। वही अभियान जो गुस्से में खुद पर कंट्रोल किए खड़ा था, जब ये सुनता है कि अगर मायरा की चोट थोड़ी और गहरी होती तो कुछ भी हो सकता था, तो उसकी बॉडी की एक एक नस तन जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढल जाता है और वह धीमी, खौफनाक निगाहों से सानिया को देखता है। माही जी सानिया को घूर कर देखती हैं और गुस्से और नफरत भरी आवाज में आगे कहती हैं, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझी? कोई रिश्ता नहीं हमारा, इसलिए आज से मुझे माँ मत कहना। और जल्दी ही सबको ये बात पता चल जाएगी कि तुम कुश की बेटी नहीं हो। कुश की बस एक बेटी यही और वो है मायरा, और अब तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। सानिया माही जी की बात सुनकर लगभग पागल हो जाती है कि वह सबको उसके बारे में बता देंगी। वह पागलों की तरह हाथ पैर मारते हुए कहती है, मॉम, मेरी बात सुनिए। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मॉम, मैंने क्या किया है? आज जो भी हुआ गलती से हुआ। मॉम, आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। मॉम, मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या आप सबको बता देंगी कि मैं डैड की बेटी नहीं हूँ?
मॉम, जवाब दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने सबको बता दिया तो मेरा क्या होगा? मॉम, माही जी का अब सिर दर्द होने लगा था। वह असहनीय गुस्से में सानिया को देखती हैं। जाह्नवी जी दादी बीच में आती है। उनकी आवाज़ अब कठोर थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अभी जाओ यहाँ से। मायरा को डिस्टर्ब हो रहा होगा और फैसला हो चुका है और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। पर सानिया मानने को तैयार नहीं थी। वह अपनी एक्टिंग को जारी रखती है क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वह कौन है तो सब बर्बाद हो जाएगा और विक्रम भी उससे सगाई तोड़ देगा। दीपिका आगे आकर सख्ती से कहती है, सानिया, बिहेव, अभी जाओ यहाँ से। जब छोटी माँ माही जी कह रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है। दीपा जी सानिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए कहती है, सानिया, जाओ अपने रूम में। सानिया छटपटाती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप कहिए, आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ? अगर आपने सबको मेरे बारे में बता दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। और विक्रम वो मुझसे सगाई तोड़ देगा। आप लोग किसी को नहीं बता सकते ये बात। सानिया का नाटक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वहीं अभियान का गुस्सा भी धीरे धीरे उसके आसपास की हवा को ठंडा कर रहा था। इस बदलाव का एहसास कशिश को हो चुका था। अचानक वीर आगे आता है और सानिया का हाथ गुस्से में पकड़ता है और उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। सानिया के जाते ही वहां के माहौल में एक अजीब सी संजीदगी और असहनीय ठंडक फैल जाती है जिसका एहसास सबको होता है। सब इस तरफ देख रहे थे कि अचानक ठंडक कैसे बढ़ गई। तभी दीपिका की नज़र कशिश पर पड़ती है और वह कशिश को देखकर कहती है, कशिश, तुम यहाँ, तुम कब आए और ये कौन है? दीपिका का अचानक सवाल सुन सबकी नज़रें उस तरफ चली जाती हैं। सब देखते हैं कि वहाँ एक तरफ कशिश खड़ी है और कशिश के पास एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा है जिसका पूरा चेहरा कैप और गॉगल्स से कवर था। सबका पूरा फोकस उन दोनों के ऊपर हो जाता है। कशिश दीपिका का सवाल सुन एक बार पूरे घर वालों को देखती है जो उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। वह कहती है, मैं अभी आई, दीपिका दी। मैं काफ़ी देर से मायरा को फ़ोन लगा रही थी, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो। वह केएसआर को देखकर कहती है, तो मैंने सर को कॉल किया, उन्होंने बताया कि मायरा को चोट लगी है, तो मैं मायरा को देखने आई थी। इतना बोल वह चुप हो जाती है। तो जाह्नवी जी दादी कहती हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा, पर ये तुम्हारे साथ कौन है? पहले इसे कभी नहीं देखा और इसका चेहरा क्यों का वह है? कशिश ये सवाल सुन चुप हो जाती है। वह एक बार केएसआर की तरफ देखती है जैसे उनसे पूछ रही हो, मैं क्या बोलूं सर? केएसआर कशिश का सवाल समझ जाते हैं और वह जान जाते हैं कि यह कोई और नहीं, अभियान है। पर उन्हें मायरा की बात याद आती है कि वह अभियान को अभी सबके सामने नहीं लाएगी, उसने कुछ सोचा है। कशिश फिर अभियान की ओर देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभियान को क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो मायरा उसे छोड़ेगी नहीं। वह अभी अपनी दुविधा में खड़ी थी। तभी पीछे खड़ा अभय आगे आता है। लेस दैन, वह जाह्नवी जी के पैर छूकर अपनी भावहीन आवाज में कहता है, मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ दादी। केएसआर फंसे सवालों के बीच। अभियान जाह्नवी जी के पैर छूकर अपनी भावहीन आवाज में कहता है, मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ दादी। वह उसी शांत आवाज में आगे कहता है, और मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभियान की बात खत्म होते ही सारे घरवालों को 440 वोल्ट का झटका लगा। सबकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा का बॉयफ्रेंड, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। माही जी अपनी हैरानी भरी आवाज में कहती हैं, मायरा का बॉयफ्रेंड? ये कब हुआ और कैसे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। अगर मायरा की लाइफ में कोई होता तो वह मुझे अपनी माँ को जरूर बताती। अभियान माही जी की बात सुन उनकी तरफ देखता है। माही जी को देख उसे अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। माही जी हमेशा सबकी फेवरेट थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड भी। वह उन्हें देखकर आगे बढ़ता है और झट से माही जी को गले लगा लेता है। माही जी को ये दूसरा बड़ा झटका लगता है। अभियान माही जी से अलग होकर मुस्कुराते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मायरा बहुत बातें करती है आपके बारे में और वह आपसे बहुत प्यार भी करती है। इतना बोल वह बाकी सब की तरफ देखकर कहता है, और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ। उसने आप सबको अभी तक ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह मुझे आप सबसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। बट आज जब मैंने सुना कि मायरा को चोट लगी है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया।
अभियान की आंखों में अब एक निश्चितता थी। अगर आप सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप केएसआर कुश सिंह राठौर से पूछ सकते हैं मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। इतना बोल अभियान तेजी से केएसआर को देखता है, जैसे आंखों में ही कह रहा हो, ससुर जी आप मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी बेटी को लगा कि आपने कोई गड़बड़ की तो क्या हो सकता है आप जानते हैं। केएसआर कुश सिंह राठौर अभियान की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीस लेते हैं। उनके चेहरे की नसें तन गईं। इस लड़के पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो मेरी बेटी, मेरी मायरा, इसके पीछे इतनी पागल है। तभी मायरा के दादाजी रामजी पूछते हैं। उनकी आवाज में अब कठोरता थी, कुश, ये लड़का कौन है और क्या सच में मायरा का बॉयफ्रेंड है? इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? केएसआर अपने पिता की बात सुन वह में मौजूद सबको देखते हैं। उनकी आंखों में मजबूरी साफ थी। वह भारी मन से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, यस डैड, ये सच कह रहा है, ये मायरा का बॉयफ्रेंड है, मायरा ने मुझे बताया था। वो आगे कहते हैं, और इसने अपना चेहरा इसलिए कवर किया था क्योंकि ये मायरा का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। मायरा इसे सबसे खुद इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। केएसआर की बात सुन सबको अब यकीन हो जाता है कि ये सच में मायरा का बॉयफ्रेंड है। माहौल में अविश्वास की जगह जिज्ञासा आ गई थी। तभी अभियान आगे बढ़ता है। वह झुककर माही जी का हाथ अपने हाथ में लेता है। उसकी पकड़ हल्की पर निश्चित थी। वह विनम्र पर अधिकार भरे लहजे में कहता है, अब तो आपको मेरी बैठक यकीन हो गया न, तो क्या मैं अब मायरा से मिल सकता हूँ? प्लीज। माही जी, जिन्हें अभियान जाना पहचाना लगा था और जिससे उन्हें कोई नेगेटिव वाइब्स महसूस नहीं हो रही थी, वह एक बार केएसआर को देखती है, फिर अभियान को देखकर भारी मन से अपना सिर हाँ में हिला देती है। उनकी हाँ सुन अभियान फिर एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वह किसी पर ध्यान दिए बिना तेजी से मायरा के रूम में चला जाता है। वही कशिश भी उसके पीछे चुपचाप मायरा के रूम में खिसक जाती है ताकि कोई उससे और सवाल नहीं कर पाए। अभियान और कशिश के जाने के बाद सारे घरवाले मायरा के फ्लोर से नीचे हॉल में आ जाते हैं। लेकिन जाते जाते मनीष की नज़रें उसी तरफ गई थी जिस तरफ अभियान गया था। उसके दिमाग में ख्यालों का एक गुब्बार फूट चुका था। आखिर ये लड़का कौन है? मायरा को अपना बॉयफ्रेंड बता रहा है। इसकी क्या पहचान है? ये कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ इतना शांत नहीं रहता अगर कोई अरा गहरा इंसान होता तो। और क्या ये वही है जो मायरा के साथ एयरपोर्ट पर था? कौन है ये? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। इधर हैरान बाकी सब भी थे। मायरा का बॉयफ्रेंड, और केएसआर को सब पता है, और उसका बॉयफ्रेंड घर तक आ गया। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। सवाल बहुत थे पर जवाब देने वाले बस केएसआर। रामजी दादाजी गुस्से में केएसआर को देखकर कहते हैं, ये सब क्या है कुश? और ये लड़का आखिर है कौन? और तुमने उसे मायरा के कमरे में कैसे जाने दिया? केएसआर अपने पिता की बात सुन शांत आवाज में कहते हैं, डैड, वो मायरा का बॉयफ्रेंड है, मैं आपको बता चुका हूँ, और वो मायरा से मिलने आया है। उसे फिक्र है मायरा की। तभी वीर, जो अब तक चुप था, वह बोलता है, डैड, आप जानते हैं उसे? क्या आपने उसका चेहरा देखा है? क्या आपको पता वो कैसा लड़का है? उसका बैकग्राउंड क्या है? गौतम भी जोड़ता है, हाँ। क्या आपने उसके बारे में पता करवाया? क्या वह सच में मायरा को प्यार करता है, या कहीं वो मायरा को हर्ट तो नहीं पहुंचाना चाहता है? उन दोनों की बात सुन जाह्नवी जी दादी टेंशन में कहती हैं, हाँ, ये दोनों सही कह रहे हैं। क्या तुमने उसके बारे में पता करवाया? उसका क्या बैकग्राउंड है? उसकी फैमिली कैसी है? क्या पहले उसकी लाइफ में कोई तो नहीं था? दीपी जी कहती है, मुझे लगता है हमें उसे ऐसे मायरा के रूम में नहीं जाने देना चाहिए था जब तक हम उसे अच्छे से जान न लें कि वह मायरा के लिए सही है या नहीं। सबकी बात सुन माही जी की फिक्र बढ़ने लगती है। वह केएसआर को देख गुस्से में कहती है, बोलिए, क्या आप जानते हैं उसे? सबके बार बार सवाल करने पर कुछ चिढ़ जाते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, बस चुप करिए आप सब, और आपको ये जानना है न कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं, तो सुनिए, मैं नहीं जानता उसे। वो कौन है? उसकी फैमिली में कौन कौन है मैं नहीं जानता। पूरा हॉल सन रह गया। कुछ आगे कहते हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मायरा से बहुत प्यार करता है और मायरा उससे भी ज्यादा प्यार करती है, बस। और उसका नाम अभियान है, और मायरा ने मुझे मना किया है कि मैं उसके बारे में कोई जानकारी न निकलवाऊं। माही जी उनकी बात सुन आंखों में अविश्वास लिए गुस्से में कहती है, क्या कहा आपने? आप उसे नहीं जानते और आपने उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलवाई।
आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कुश। केएसआर उनकी बात सुन उन्हें गुस्से से घूर कर देखते हैं। माही जी ने केएसआर की घूरन को नजरअंदाज किया। वह गुस्से में तमतमाते हुए बोली, मायरा ने आपसे कह दिया कि वो लड़का मायरा से प्यार करता है और आपने मान लिया। क्या पता वो लड़का मायरा से झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो मायरा को फंसा रहा हो। पर नहीं, आपको तो हमेशा बस मायरा की सारी बातें माननी होती हैं। वह जो भी मनमानी करती है आप उसे करने देते हैं। उसने बॉयफ्रेंड बना लिया और उसने आपको बता दिया आपको उसे समझाना चाहिए था, पर आप तो उसका ही साथ देने लगे। माही जी के एसार को सुनाए जा रही थी। साथ में बाकी सब भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। लेकिन इस सब हंगामे में दो लोग थे जो बिल्कुल चुप थे, एक गीता गौतम की माँ और दूसरा मनीष। उन दोनों के चेहरे पर बहुत अलग एक्सप्रेशन थी। जहां मनीष बहुत टेंशन में था, वहीं गीता जी का चेहरा फीका पड़ गया था। उनके माथे से पसीना निकल रहा था। उनके चेहरे पर एक गहरी घबराहट थी। केएसआर कुछ देर में जैसे तैसे सबको समझा देते हैं कि मायरा कोई बच्ची नहीं है और वह जल्दी खुद ही सबको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी। सब फिर शांत हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। केएसआर भी अपने रूम में आ जाते हैं। उनका सिर दर्द होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनके घर में अब ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। मनीष भी जल्दी से वहां से अपनी स्टडी की तरफ चला जाता है। वहीं गीता जी तेजी से अपने रूम की तरफ दौड़ती हैं। रूम में जाकर गीता जी जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती हैं और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगती हैं। कुछ ही पल बाद पूरा कमरा जैसे जंग का मैदान लग रहा था। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। गीता जी जमीन पर बैठी थीं। उनकी हालत कुछ सही नहीं थी। उनके पूरे बाल बिखरे थे, चेहरे पर आंसू, गुस्सा और न जाने कितने भाव थे। वह अपने हाथ में पकड़ी उस अंगूठी को देख रही थी जो हूबहू उस अंगूठी की तरह दिख रही थी जैसे कविता के साथ उस आदमी ने पहनी थी। वह आदमी कोई और नहीं, गौतम का पिता और केएसआर का भाई मनीष सिंह राठौर था। गीता जी उस रिंग को देखकर कांपती हुई आवाज में हकलाती हैं, इसका मतलब शान और सानिया के बाप माँ मनीष है। मनीष ने मुझे और सारे घर वालों को धोखा दिया। इतना बोल वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी आवाज में दर्द और सदमे की चीख थी। वह आगे कहती हैं, तो क्या इसका मतलब वह मनीष था जिसने कुश भाई को फंसाया और डैड पर अटैक करवाया। पर मनीष ने ये सब क्यों किया? क्यों? मनीष तो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो उन्होंने ये सब क्यों किया? उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। और कविता मुझे हमेशा माही के बारे में भड़काती थी कि मनीष माही से प्यार करते हैं, माही मुझसे मनीष को छीन लेगी। वो सब झूठ था। माही नहीं, वह कविता थी। वह कविता थी जो मनीष के पीछे पड़ी थी और मनीष ने अपने भाई को ही धोखा दिया। गीता जी का चेहरा गुस्से और घृणा से विकृत हो जाता है। मैंने शान और सानिया को अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार किया। मैंने उनकी गौतम से ज्यादा परवाह की हमेशा, क्योंकि वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे हैं और अब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे पति की नाजायज औलाद हैं। आह! इतना कहकर वह गुस्से में वह रिंग जमीन पर दे मारकर फेंकती हैं। मैं मनीष के बारे में सबको बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं मनीष को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने क्या सोचा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी? पर नहीं, मैं सबको उसके बारे में बता दूंगी। सबको बता दूंगी कि सानिया का बाप कोई और नहीं, मनीष है। ये सब मनीष ने किया है। मनीष जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसका असली चेहरा तो कुछ और ही है जो बहुत खतरनाक है। इतना बोलते हुए वह अचानक अपनी जगह से उठती है और तेजी से रूम का गेट खोलती है। पर सामने खड़े शख्स को देखकर उनके कदम वहीं जम जाते हैं। उनके पैर ठिठक गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है जैसे उनके शरीर से खून निचोड़ लिया गया हो। दरवाजे के ठीक बाहर मनीष खड़ा था। मनीष ने पकड़ा गीता जी को। मनीष और गीता जी एक दूसरे के सामने खड़े थे। गीता जी की बिखरी हुई हालत देखकर मनीष की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी नज़र गीता के पीछे कमरे के अंदर जाती है जो बुरी तरह से बिखरा था। उसकी आंखों में गहरा शक आ जाता है। वह घूर कर गीता जी को देखने लगता है और अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाता है, जिससे गीता जी 2 कदम पीछे हो जाती हैं। पर वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए हकलाती है, माँ मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वह साइड से निकलने की कोशिश करने लगती हैं। पर तभी उन्हें पीछे से मनीष की कड़क आवाज़ आती है, रुको। गीता जी के पैर उनकी आवाज़ सुन जम जाते हैं। वह जोर से अपने हाथ की मुट्ठी भींचती हैं। डर उनके चेहरे पर साफ था। वह डर से धीरे से पलटकर मनीष को देख रही थी। मनीष,
जो उन्हें ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह अपने कदम गीता जी की तरफ बढ़ा देता है और उनकी आंखों में शैतानी तरीके से देखते हुए कहता है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो गीता? गीता जी हकलाते हुए, माँ, मुझे माँ से काम था तो माँ, मैं अभी जा रही हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वह बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी। मनीष की मुस्कान उनकी बात सुन बड़ी हो जाती है। वह आगे बढ़कर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और गीता जी के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र एक बार ज़मीन पर पड़ी उस अंगूठी पर ज़रूर जाती है। फिर वह गीता जी की आंखों में देखकर कहता है, अच्छा, क्या काम है तुम्हें माँ से? ज़रा मुझे भी बताओ। गीता जी के माथे पर पसीना आ जाता है। वह कांपती हुई आवाज़ में बोलने की कोशिश करती है, माँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ। मनीष उनकी बात पर क्रोधित हो उठता है। वह तेजी से गीता के मुंह को दबोचते हुए चिल्लाता है, मैंने पूछा क्या बात करनी है तुम्हें माँ से? बताओ मुझे। गीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वह भी गुस्से में मनीष का हाथ अपने मुंह से हटा देती हैं। वह उनकी आंखों में देखकर कहती हैं, मुझे माँ को बताना है कि शान और सानिया का वो घटिया फ्रेबी बाप कोई और नहीं, आप हैं। आप हैं कविता के नाजायज बच्चों के बाप। मैं बता दूंगी माँ और डैड को कि कुश भाई के साथ वो सब करने वाले आप थे। आपने धोखा दिया है हम सबको। मुझे आपका अफेयर चल रहा था उस कविता के साथ। इतना बोल गीता जी चुप हो जाती हैं। वहीं मनीष उनकी बात सुन अचानक जोर से हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ, और हंसते हंसते ही वह तेजी से गीता की गर्दन अपनी एक हाथ की गिरफ्त में पकड़ लेता है और उन्हें झटके से दीवार से लगा देता है। गीता जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह मनीष को दूर धकेलने की कोशिश करती है और मनीष अपनी पकड़ उनकी गर्दन पर कसता जाता है। कुछ ही देर में गीता जी का चेहरा लाल हो जाता है। उनकी आंखें बाहर आने को होती हैं। गीता जी की हालत देखकर हंसते हुए उनके ऊपर झुककर वह कहता है, छा तुम सबको बताओगी गीता? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर तुम अपने पति के बारे में इतना गलत बोल सकती हो? बैड, वेरी बैड गीता। मनीष अपनी पकड़ और कस देता है। पर ठीक है, अगर तुम सबको बताना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो तुम। इतना बोल वह एक क्रूर मुस्कान के साथ गीता को देखता है और कहता है, सुनोगी न गीता अपने प्यारे पति की बात? इतना बोल वह अपनी पकड़ उनके गले पर और कस देता है। दूसरी तरफ मायरा का रूम। अभियान कमरे में प्रवेश करता है। उसके पीछे कशिश भी थी। मायरा बेड पर लेटी थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, आंखें उसकी बंद थीं। मायरा को इस हालत में देखते ही अभियान की सारी कठोरता, कोल्डनेस और गुस्सा पिघल जाता है। उसकी आंखों में केवल प्यार और नरमी आ जाती है। वह जाकर साइड में मायरा को कसकर गले लगा लेता है। मायरा लेटी रहती है और अभियान उसके ऊपर आधा लेटा था। कुछ मिनट तक अभियान मायरा को ऐसा ही गले लगाए लेटा रहा। तभी उसे पीठ पर मायरा के हाथ महसूस होते हैं, जिसे फील करके अभियान अपना चेहरा मायरा की गर्दन में रखकर एक गहरी सांस छोड़ता है। अभियान की गर्म सांस को फील करके मायरा की पकड़ उसकी पीठ पर और कस जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अभियान कुछ पल बाद मायरा से दूर होता है और उसे देखने लगता है। हल्के हाथों से उसकी चोट को छूकर वह उसके माथे पर एक किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के बीच एक अलग ही स्पार्क था, एक अजीब सी इंटेंसिटी। तभी अभियान मायरा को देखकर कहता है, क्यों किया तुमने ये? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद को इस तरह चोट पहुंचाने की? हर शब्द में गुस्सा था, पर साथ में गहरी फिक्र भी। मायरा अभियान की बात सुन बेपरवाही की तरह मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, मैंने क्या किया बेबी? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो किया उस लड़की ने किया, तो तुम्हें अगर सजा देनी है तो उसे दो, न कि मुझे। शी ट्राइड टू हर्ट मी अगेन एंड अगेन। इतना बोल मायरा हल्का सा उठकर अभियान के होंठों पर हल्का किस कर देती है। अभियान मायरा की बात सुन अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, शी विल पे फॉर दिस। उसे तुम्हें चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी होगी। जितना तुम्हारा खून बहा है, उससे 10 गुना ज्यादा खून मैं उसका बहाऊंगा। मायरा शैतानी मुस्कान के साथ, हाँ जरूर जान, डू वॉटएवर यू वॉन्ट टू। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जो चाहो करो। वहीं पीछे खड़ी कशिश का उन दोनों की बातों को सुन सिर चकराने लगा था। ये जानते हुए कि ये सब मायरा ने जानबूझकर किया है, मायरा ने खुद को सानिया से चोट लगने दी। वह सानिया को एक पंच में गिरा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरी चतुराई से सारा इल्जाम सानिया पर डाल दिया। वाह,
वह तो मायरा की फैन ही हो गई है। तभी मायरा की नज़र गेट के पास खड़ी कशिश पर जाती है और वह कशिश को देखकर कहती है, ओह कशिश, तुम भी यहाँ हो। कशिश का जिक्र सुन अभियान सीधा बैठ जाता है। कशिश मायरा की बात सुन आगे आते हुए, यस बॉस, क्या आप ठीक हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मायरा कशिश का सवाल सुन अभियान की तरफ देखकर, हाँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो अभियान को तुम ही यहाँ लाए हो? कशिश मायरा की बात सुन चुप हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। मायरा कशिश को घूर कर देखती है, फिर अभियान को देखती है। कशिश जल्दी से, माँ, मैं अभी आती हूँ, मुझे कॉल करना। इतना कह वह वहाँ से खिसक जाती है। कशिश के जाते ही मायरा अभियान को देखती हुई कहती है, किसी को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चला? किसी ने तुम्हें पूछा तो नहीं? मॉम, डैड, दादी? अभियान मायरा को कसकर गले लगा लेता है और उसकी बात सुन उसकी गर्दन में अपना चेहरा रब करते हुए कहता है, नहीं। मायरा अभियान की गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए, डिड यू मिस मी? अभियान, बहुत। आई मिस्ड यू अ लॉट, जान। इतना कह अभियान मायरा से दूर होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। मायरा भी उतने ही अफेक्शन के साथ अभियान को देख रही थी। अभियान आगे बढ़कर मायरा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। मायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह अपने उसके होंठ को सक एंड स्मूच करने लगती है। अभियान मायरा के ऊपर लिप को सक करने लगता है। धीरे धीरे दोनों का किस डीप और पैशनेट हो जाता है। अभियान मायरा को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और उसे डीपली किस करता है। मायरा के हाथ अपने आप अभियान के बालों में चले जाते हैं और वह उसे अपनी ओर करीब करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। कुछ देर में अभियान मायरा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट्स करने लगता है, जिससे मायरा की मोन्स बढ़ने लगती हैं। इधर कशिश मायरा के रूम से निकलकर गार्डन में आ जाती है। वह उन दोनों लव बर्ड के बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी। कशिश गार्डन में एक साइड में खड़ी थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी, पर तभी उसे कुछ आवाज आती है जिसका ध्यान उसका उस तरफ चला जाता है। वह उस तरफ जाने लगती है। ये गार्डन का पीछे का एरिया था। कशिश थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई बैठा है और सामने एक पॉन्ड है जिसमें वह लगातार पत्थर फेंक रहा है। कशिश दूर थी इसलिए पहचान नहीं पाती कि वहाँ कौन। वह थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है कि वो वीर है जो गुस्से में तालाब में पत्थर फेंक रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उनमें हल्की सी नमी थी, शायद वह बहुत रोया हो। वीर, जो लगातार पत्थर फेंक रहा था, उसके पत्थर खत्म हो जाते हैं। वह अपनी जगह से उठता है पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह तालाब में गिरने लगता है। लेकिन वह गिरता इससे पहले ही कशिश दौड़कर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह तालाब में गिरने से बच जाता है। सिचुएशन थोड़ी अलग थी। कशिश वीर का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर खड़ी थी और वीर हवा में था। उसने कशिश का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। तभी कशिश वीर को अपनी तरफ खींचती है तो वीर सीधा आकर कशिश के ऊपर गिरता है। कशिश उसका वजन संभाल नहीं पाती है तो वह जमीन पर गिर जाती है और उसके ऊपर वीर। दर्द से कशिश के मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभियान के ऊपर हुआ अटैक। माही जी खाने की ट्रे लेकर रूम के गेट पर खड़ी थी। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था क्योंकि सामने अभियान बेड पर था, उसका सिर गेट की तरफ था और उसके ऊपर मायरा झुकी हुई थी, उसे पैशनेटली किस कर रही थी। ये सीन इतना ज्यादा एम्बैरसिंग था कि माही जी झट से चीखते हुए पीछे घूम गई और चिल्लाते हुए कहा, मायरा, ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? मायरा, जो अभियान को पूरे जुनून के साथ किस कर रही थी, माही जी की बात सुन होश में आती है और अपना सिर उठाकर उन्हें देखती है। वह जल्दी जल्दी अभियान के ऊपर से उठकर बेड पर सीधी बैठ जाती है। वहीं अभियान जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी मास्क और कैप पहन लेता है और बेड से थोड़ा दूर होकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। मायरा अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं अभियान के कान एकदम लाल हो गए थे, वह अपनी गर्दन को सहला रहा था। माही जी अभी भी पलटकर खड़ी थी। मायरा उन्हें देखकर अपना गला साफ करते हुए, आह मॉम, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आप हमारी तरफ मुड़ सकती हैं। माही जी गुस्से में, मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों ऐसे खड़ी हूँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या देखूं? मायरा बेपरवाही से, मॉम, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हो गया हमारा।
माही जी उसकी बात सुन उसके करीब आती है और उसे प्यार से मारते हुए कहती है, ये सब क्या मायरा? और क्या कर रहे थे तुम दोनों? मायरा अपने कंधे को सहलाते हुए धीरे से कहती है, मॉम, ये कैसे सवाल हैं? हम किस कर रहे थे बस। और क्या, आपको क्या लगा हम क्या कर रहे थे? ये तो नॉर्मल है, आपने भी तो डैड के साथ किया होगा जब वह आपके बॉयफ्रेंड थे। माही जी उसकी बात सुन हैरान हुई, मायरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी बेशर्म हो गई हो तुम? जरूर ये सब तुम्हें इस लड़के ने सिखाया होगा। वही अभियान ये सब सुन बहुत ही अजीब फील कर रहा था, एक तो मायरा की हरकतें और ऊपर से उसकी बातें। मायरा माही जी की बात सुन उनकी तरफ देखकर, नहीं मॉम, उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने तो जो भी सीखा है आपसे सीखा है। डैड ने मुझे आपके बारे में सब बताया है। इतना कहकर मायरा माही को देखकर मुस्कुराने लगती है। माही जी इस बेशर्मी से हैरान और लज्जित होकर, चुप चुप, बिल्कुल चुप रहो, तुम और तुम्हारे डैड, उनको तो मैं देख लूंगी। माही जी चिढ़ते हुए कहती हैं। उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे, जिसे देख मायरा हंसने लगती है और कहती है, हाँ मॉम, आप अच्छे से देखना उन्हें। ये सब लोग अपनी अपनी इमोशंस और तकरार में लगे हुए थे। वहीं नीचे राठौर मेंशन के बाहर कुछ कारें आकर रुकती हैं और उनमें से सहाय परिवार बाहर आता है। वे मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वे सब यहाँ ये चर्चा करने आए थे कि आगे क्या करना है, और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि मायरा को चोट लगी है, इसलिए वे उसे देखने आए थे। सारे लोग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मायरा के रूम से अभियान अब जाने वाला था। वह मायरा को बाय बोलकर रूम से निकल जाता है। वह बाय किस भी करना चाहता था, पर माही जी की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। कशिश उसका इंतजार ही कर रही थी। अभियान रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है, तो हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़र उस पर ठहर जाती है। अभियान के कदम भी सहाय परिवार को सामने बैठे देखकर रुक जाते हैं। उसकी नज़र अपनी परिवार पर जाती है। यानिका जी, माँ, अबीर, पिता, उसकी छोटी बहन, दादा दादी सब बैठे थे, साथ ही विक्रम और उसके माता पिता भी। वही विक्रम का चेहरा सख्त हो जाता है अभियान को देखकर। वैसे तो अभियान का चेहरा कवर था, पर विक्रम को शक हो गया था कि कहीं न कहीं ये वही लड़का है जो मायरा के साथ एयरपोर्ट पर था। वह अभी के अभी अभियान को मार देना चाहता था, पर अभी सब लोग वहां होने की वजह से वह चुपचाप बैठा रहा। यानिका जी, अभियान की माँ, अभियान को देखकर अजीब फील करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह इसे जानती है, एक अटैचमेंट उन्हें महसूस होता है। वह अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती और माही जी को देखती हैं, जो अभियान के पीछे ही थी। वह उन्हें देखकर कहती है, ये कौन है माही? माही जी उनकी बात सुन एक बार अभियान को देखती है, फिर बाकी सबको देखकर बिना किसी झिझक के कहती हैं, ये मायरा का बॉयफ्रेंड है, अभियान। अभियान, ये नाम सुन यानिका जी और अबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की याद आ जाती है। अबीर और यानिका ने मिलकर बहुत प्यार से यह नाम रखा था उसका। यानिका थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। अबीर जी अपनी पत्नी को संभालते हैं। वहीं अभियान उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी कशिश अभियान के पास आकर कुछ कहती है। अभियान उसकी बात सुन एक नज़र ऊपर करके देखता है, तो ऊपर मायरा खड़ी थी। मायरा अभियान की आंखों की नमी साफ देख लेती है और वह उसे वहां से जाने का इशारा करती है और एक फ्लाई किस उसे देती है, मुस्कुराकर अलविदा करती है। अभियान उसका इशारा देख मुस्कुराता है और फिर बिना किसी को देखे चुपचाप वहां से चला जाता है। बाकी सबकी नज़र भी अभियान और मायरा पर थी। विक्रम तो जलकर राख हो गया था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह जल्दी से चुपचाप किसी को कुछ एमएसजी करता है। इधर यानिका जी पीछे से अभियान को देख रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अपना उनसे बहुत दूर जा रहा है। उनके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिर वह माँ थी अभियान की, तो पहचान कैसे नहीं पाती। इधर मायरा जब उन्हें देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। माही जी उन्हें शांत करा रही थी। दूसरी तरफ अभियान की बुलेट प्रूफ कार मेंशन से तूफान की तरह निकल जाती है। जैसे ही उनकी कार खाली सड़क पर आती है, उनके पीछे 10 से 20 काली कारें ऐसे लग जाती हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहे हों। अभियान कार ड्राइव कर रहा था। वह जब ये खतरनाक दृश्य देखता है, तो बिना समय गंवाए कार की रफ्तार को मैक्सिमम तक बढ़ा देता है। वही कशिश फौरन अपने गार्ड्स को एमएसजी कर देती है। पर कुछ ही देर में वो 20 कारें अचानक 40 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ और कारें आगे से आकर मिल जाती हैं और सारी कारें मिलकर अभियान की कार को घेरने लगती हैं।
पर अभियान कार नहीं रोकता है और उसे झटके से मोड़कर सड़क बदल देता है, जिससे आगे पीछे से आ रही कुछ कारें आपस में जोरदार तरीके से टकरा जाती हैं। धाड़ की आवाज से हॉर्न और कांच टूटने की आवाजें गूंज उठती हैं। अभियान अपनी कार को हवा में उड़ा रहा था। वह सारी गाड़ियां उसके पीछे किसी भूखे कुत्ते की तरह पड़ी थीं। तभी कशिश के पास मायरा का MSG आता है, जो चेतावनी भरा था, कार को विला की तरफ ले लो, कार को रोकना नहीं। मैसेज मायरा का था, उसे कोई रिस्क नहीं चाहिए अभियान पर। अभियान वैसा ही करता है, पर वो सारी कारें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ तो आकर उसे टक्कर मार चुकी थी, जिससे अभियान की कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, मगर अंदर बैठे लोगों को नुकसान नहीं हुआ था। ये देखते ही अभियान और कशिश दोनों अपनी अपनी गन्स निकालते हैं और पीछे आ रही कारों के टायर पर निशाना साधते हैं। दोनों के निशाने बिल्कुल सटीक थे। उनकी गोलियां सीधी जाकर कार के टायर में लगती हैं और कार वहीं पलट जाती है। फायर फायर की आवाज से पूरा हाईवे गूंज उठता है। ये गोलीबारी करीब 5 मिनट तक चली थी। अभियान ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और रफ्तार तेज कर वहां से निकल गया। पर पीछे पीछा कर रही कारों में बैठे लोग भी बहुत तेज और हथियारों से लैस थे। वे सब भी अभियान की कार के टायर पर सीधी गोली चलाते हैं। गोली जाकर टायर में लगती है और कार हाई स्पीड के कारण जोरदार तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है। अभियान अपनी पूरी ताकत और ध्यान से उसे हैंडल करता है, क्योंकि अब उनका विला ज्यादा दूर नहीं था और मायरा की सुरक्षा टीम को पहुंचने में अभी कुछ पल थे। इधर राठौर मेंशन में चल रही गंभीर चर्चा के बीच एक सत्य सामने आया। सबको सानिया के नानाजी के बारे में बताया जाता है और यह भी कि सानिया केएसआर की बेटी नहीं है। ये सुनकर तो विक्रम और उसके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आता वे इस अविश्वसनीय धोखे पर कैसे प्रतिक्रिया करें। कुछ देर की बातचीत के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। सानिया के राठौर न होने की बात जानकर हर कोई शॉक में था। सबसे ज्यादा विक्रम के माता पिता, क्योंकि उन्होंने विक्रम की सगाई सानिया से केवल इसलिए होने दी थी ताकि वह कुश की अपार संपत्ति में हिस्सा पा सके। अब उनकी सारी बनाई हुई योजना मिट्टी में मिलती दिख रही थी। खासकर विक्रम के डैड इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान थे। सब लोग वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं और विक्रम अपने विला पर पहुंचता है। वह बार बार अपना फोन देख रहा था, जैसे उसे किसी जीवन मरण की खबर का इंतजार हो। विक्रम अपने आप से पागलों की तरह बुदबुदाता है, बस एक बार तुम रास्ते से हट जाओ। और फिर मायरा मेरी, अब सानिया भी हमारे बीच नहीं आ सकती, क्योंकि अब वो राठौर है ही नहीं। तो अब मायरा को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आहा। अभियान अपनी जान की बाजी लगाकर कार को कौशल से संभालता है और कार को झटके से मोड़कर विला के अंदर जाकर रोक देता है। कार रुकते ही एक तेज और अशुभ आवाज होती है। कशिश और अभियान फौरन कार से बाहर आते हैं। कार की हालत खराब थी। न जाने कितनी गोलियां कार के ऊपर लगी थी, पर कार बुलेट प्रूफ होने के कारण वे सुरक्षित थे। इधर वो सारी कारें जो अभियान का पीछा कर रही थी, अचानक उनके आसपास काली कारों का एक तूफान आ जाता है। मायरा की सुरक्षा टीम की वो काली गाड़ियां उन हमलावर कारों को किसी मौत के मॉन्स्टर की तरह घेर लेती हैं और कुछ ही देर में वो जगह एक भयंकर जंग का मैदान बन चुकी थी। मायरा के लोग उन्हें पलक झपकते ही मार देते हैं, कुछ को छोड़कर। उन बचे हुए लोगों से पता चला कि वे सब विक्रम के गुंडे थे। सारी अपडेट मायरा को दी जाती है, जिससे शांत हुई मायरा का गुस्सा अब वॉल्केनो की तरह भड़क उठता है। मायरा अत्यंत गुस्से में अपना फोन बेड पर पटक देती है और अपने सिर को कसकर पकड़कर कहती है, विक्रम, ज्यादा उड़ रहे हो तुम। मैंने थोड़ा अपना ध्यान तुमसे क्या हटाया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं वो चीज छीनूंगी जो तुम्हें सबसे प्यारी है, तुम्हारी ताकत। इतना बोल मायरा एक ठंडी और भविष्य की चेतावनी देती हुई हंसी हंसने लगती है। विक्रम अपने विला में बेसब्री से खड़ा था। वह बस अभियान के मरने की खबर सुनना चाहता था। वह बहुत व्याकुल था। तभी उसके भेजे हुए लोगों में से एक आदमी डरा सहमा उसके पास आता है और उसे कुछ कहता है। ये सुनते ही विक्रम गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। बिना सोचे समझे वह उस आदमी को सामने ही गोली मार देता है। धायन्य की तेज आवाज से विला गूंज उठता है। विक्रम की सीरियस कंडीशन। विक्रम अपने विला के शानदार कमरे में एक तबाही मचा रहा था। गुस्से की आग में वह पागलों की तरह चीखे जा रहा था, महंगी से महंगी चीजों को तोड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अजनबी लड़का अभियान उसके चुने हुए सबसे क्रूर और बेहतरीन भाड़े के टिट्टुओं से बच कैसे गया। उसके इतने सारे आदमी जीते जागते गए थे
और लौटे तो बस एक दो लहूलुहान लाशें। इसका क्या मतलब है? सब मारे गए, पर कैसे? कौन है इन सब के पीछे, जिसने मिनटों में इतनी बड़ी फौज को रास्ते से हटा दिया? कहीं कहीं ये केएसआर तो नहीं? अविश्वास और डर के अंधेरे में यही सवाल उसके दिमाग में तूफान मचा रहे थे और वह खींचकर अपने बालों को नोच रहा था। पर अचानक उसके शरीर में एक तेज और अजीब सी घबराहट होने लगती है। एक तीव्र गर्मी उसके रगों में दौड़ने लगती है और पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। वह चौंक उठता है। उसे याद है, ऐसा पहले भी महसूस हुआ था और उसके बाद ही वह सानिया के साथ इंटीमेट हुआ था। विक्रम के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल कौंधा और वह जल्दी से अपने विला से निकल जाता है। उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्यमय बीमारी का हल ढूंढना था। उसने पूरा बॉडी चेकअप कराया था, पर कोई ड्रग या केमिकल नहीं मिला था जिसने उसे और ज्यादा व्याकुल कर दिया था। पर आज वो अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों को देखकर समस्या की जड़ जानकर ही रहेगा। इधर राठौर विला में मायरा अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। वह रात के अंधेरे में किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसके भाव बर्फ की तरह ठंडे और कठोर थे। बातचीत के अंत में वह बस इतना ही कहती है, कल मुझे हर जगह ये खबर चाहिए कि विक्रम की सबसे बड़ा हुआ बर्बाद और रातों रात आ गई है उनके शेयर्स में ऐतिहासिक गिरावट। इतना कह मायरा एक क्रूर हंसी हंसने लगती है और कॉल काट देती है। फिर सामने की अंधेरी रात को घूरते हुए कहती है, विक्रम, ये बस एक छोटा सा झटका है, बहुत जल्दी कुछ बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कह मायरा एक धीमी विजयी मुस्कान देती है। अभियान का विला, जिसका नाम है ग्रीन लीफ विला। अभियान अपने रूम की स्टडी में बैठा गहन काम कर रहा था। उसके चेहरे के भाव किसी स्ट्रैटेजिस्ट की तरह बेहद गंभीर थे। उसके सामने उसके दोनों असिस्टेंट खड़े थे, जो पूरी गंभीरता और निष्ठा से बता रहे थे, सर, आपने हमें विक्रम शाह के पिता मनोज शाह पर नजर रखने के लिए कहा था, तो हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली है। वो अक्सर एक अज्ञात व्यक्ति से मून क्लब में मिलने जाते हैं और उन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा भी उठाया हुआ है। असिस्टेंट ने खुलासा किया, सर, बहुत लोगों ने उनके बिजनेस में भारी भरकम इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने हर जगह ये बात फैला रखी है कि केएसआर सर की बेटी सानिया उनकी होने वाली बहू है। और चूंकि केएसआर सर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सारा बिजनेस सानिया को ही मिलेगा। इस झूठ से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो है विक्रम के पिता मनोज शाह। उन्होंने यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी यह झूठी बात फैला दी है कि केएसआर अब उनके समधी हैं, जिससे उनका स्टेटस बढ़ जाए। अपने असिस्टेंट की वाली बात सुनकर अभियान के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान फैल जाती है, जो धीरे धीरे एक गहरे व्यंग्यपूर्ण ठहाके में बदल जाती है। वह हंसते हुए गहरी आवाज में कहता है, सानिया राठौर, केएसआर की बेटी, क्या मजाक है? सही है तो प्यारे चच्चू मनोज सहाय अभी भी नहीं बदले। वो कहते हैं न, मैं अगर भिखारी को सोने का कटोरा दूं तो भी वो भीख ही मांगेगा। और वैसे ही है इनका लालच, ये कभी खत्म नहीं होगा। सब है उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, सब मेरे डैड का, मेरे हिस्से का, सब लिए बैठे, फिर भी हर दिन इनका लालच बढ़ रहा है। एक दिन इनका ये लालच इन्हें मौत देगा। इन सिर्फ एक अंजाम है, मौत। इन्होंने तो मेरे प्यारे ससुर जी केएसआर को भी नहीं छोड़ा। अभियान अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए, खैर, सानिया किसकी है और किसकी नहीं, ये कल सबको पता चल जाएगा। तब देखने में मजा आएगा कि मिस्टर मनोज शाह अपने बिजनेस पार्टनर्स को क्या जवाब देते हैं। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल अभियान अपने असिस्टेंट को देखता है तो दूसरा असिस्टेंट आदर से कहता है, सर, हमारा ऑफिस का काम पूरा हो गया है और इंडिया में यह बात सब जगह फैल चुकी है कि मिस्टर ए भारत आ चुके हैं। अभियान उसकी बात सुन सिर हिला देता है और अपने ऑफिस का गहन कार्य करने लगता है। इधर विक्रम की कार तेजी से आकर अस्पताल के सामने रुकती है। वह पागलों की तरह दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर हैरान थे। जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। डॉक्टर विक्रम को एंटीडोट देते हैं, जिससे उसकी हालत में तुरंत सुधार आता है। कुछ देर बाद विक्रम की रिपोर्ट आती है और इस बार रिपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में साफ था कि विक्रम की बॉडी में वही खतरनाक ड्रग मिला है जो सानिया ने उसे दिया था, और उस ड्रग की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसके शरीर के ऑर्गन्स पर काफी गहरा असर पड़ा था। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, मिस्टर सहाय, अभी तक आपका लाइफ सुरक्षित है, पर अगर एंटीडोट अभी नहीं दिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि आगे आप कभी बाप नहीं बन पाते। बस ये सब सुनना था। उसके बाद तो विक्रम का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। वह गुस्से में पागल हो जाता है, पर डॉक्टर उसे सख्त आवाज में रोकता है और कहता है,
अगर आपने अभी ज्यादा स्ट्रेस लिया तो हो सकता है जो अभी नहीं हुआ वो आगे हो जाए। विक्रम डॉक्टर की बात सुन उसे अपनी खूनी लाल आंखों से घूरता है। डॉक्टर और उसकी टीम डर के मारे वहां से भाग जाती है। वहीं विक्रम गुस्से में जोर से चिल्लाता है, सानिया, सानिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका तुम वक्त आने पर भुगतना। हाँ हाँ हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। देखो तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझे अपना बना लोगी? कभी नहीं। अब तुम तुम्हारी मौत को गले लगाओगी। कोशिश वीर को पानी में गिरता देख जाकर उसे बचा लेता है, पर इन सब के चक्कर में वो डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन में गिर जाती है और वीर उसके ऊपर। वीर कशिश के ऊपर था। वह एक बार नजर उठाकर कशिश को देखता है। उसकी आंखें उस पर अटक जाती है। अचानक उसे लगता है जैसे सब कुछ गायब हो गया है। कशिश बहुत मासूम लग रही थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। वीर अपने हाथ से आगे बढ़कर उसके बाल साइड करता है जिससे वह उसका चेहरा देख पाए। शायद ये पहली बार था जब वह कशिश को इतने ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे के एक एक नक्श बिल्कुल परफेक्ट थे। वीर की नज़र उससे हट नहीं रही थी। तभी कशिश अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वीर बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रहा है। वह बहुत क्यूट लग रहा था। हाँ, हैंडसम तो वह था पर क्यूट भी बहुत था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए खो जाते हैं। पर कशिश जल्दी होश में आती है तो अपनी नज़रें इधर उधर करके कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वीर पूछता है, मैंने क्या किया? कशिश गुस्से से, तो कुछ करो। वीर शौक होकर, क्या मैं क्या करूं? कशिश उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे घूर कर देखती है और कहती है, मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करो। बहुत भारी हो तुम, कमर टूट गई है, प्लीज। वीर उसकी बात सुन होश में आते हुए, ओह सॉरी, वह जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाता है। कशिश उसके उठते ही एक गहरी सांस छोड़ती है और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कशिश उठती है पर अचानक वह अपनी पीठ पर हाथ रख लेती है और मन में सोचती है, आह, मेरी कमर टूट गई, ये कितना भारी लगता तो नहीं है। आउच, मैं इसे बचाने आई क्यों? वीर उसे देख अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कशिश उसकी बात सुन एक बार उसके हाथ को देखती है फिर उसका हाथ पकड़ उठते हुए खुद को साफ करके, मैं ठीक हूँ। फिर वीर को देख, तुम क्या कर रहे थे यहाँ? वीर उसका सवाल सुन थोड़ा उदास हो जाता है। आज दिन में जो कुछ हुआ वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला था उसके लिए, और ये उसका पीस का पॉइंट था जहाँ उसे बहुत शांति मिलती थी। तो वह बस खुद को शांत करने आया था। वह कशिश को देखकर कहता है, कुछ नहीं, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। कशिश आगे चलते हुए, इट्स ओके, बट अगली बार ध्यान रखना, ये जगह थोड़ी फिसलन भरी है। वीर उसकी बात सुन उसे देखता है फिर अपना सिर हिलाकर कशिश के पीछे चलने लगता है। दोनों बिल्कुल शांत थे। तभी वीर के दिमाग में कुछ आता है। वह कशिश को देखकर कहता है, क्या तुम जानती हो ये मायरा का बॉयफ्रेंड कौन है? कशिश उसका सवाल सुन उसे पलटकर देखती है, क्यों, ये तुम्हें जानना है? वीर, मुझे जानना है कि वो एक अच्छा लड़का है या नहीं। तो बताओ मुझे, वो कैसा है, कौन है? कशिश, मैं नहीं बता सकती, पर वो बहुत अच्छे हैं और मायरा उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। वो कोई छोटी बच्ची नहीं जो किसी को भी अपने लिए सेलेक्ट कर लेगी। वो मायरा है, तुमसे तो 10 टाइम ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। वीर उसकी बात सुन, तुम मुझे फूल कह रही हो? तुम जानती हो मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब टॉप किया है, और इंडिया में जब 127 मायरा की क्यूटनेस। देर रात एक सुनसान जगह पर दो कारें आमने सामने आकर रुकती हैं। उन दोनों में से एक एक आदमी उतरता है। एक कार से विक्रम के पिता मनोज सहाय और दूसरे से मनीष। मनीष पहले से ही तनावग्रस्त था। वह गुस्से में अपनी कार से उतरता है और मनोज के ऊपर आग बबूला होते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है मिलने? कौन सा पहाड़ टूट गया था तुम्हारे ऊपर? एक तो मैं पहले ही इतनी दिक्कतों में हूँ और तुम और आ गए मेरी परेशानी बढ़ाने वाले। उनकी बात सुन मनोज, जो पहले से ही गुस्से में बौखलाया हुआ था, वह जाकर सीधा मनीष के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसकी कॉलर पकड़कर भयंकर गुस्से में कहता है, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मैं बर्बाद होने की कगार पर हूँ। मार डालूंगा तुझे तो मैं। इतना बोल वह मनीष को झिंझोड़ने लगता है। अचानक मुक्का पड़ने से मनीष पहले तो हैरान था, पर मनोज को मारते देख वह पीछे क्या हटना। वह भी गुस्से में मनोज को मारते हुए कहता है,
तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज ज्यादा पी ली है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैंने क्या किया जिसके वजह से तू बर्बाद होने वाला है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मनोज मनीष को जोर से धक्का देते हुए, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तू कौन है। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कमीने। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मैं बर्बाद हुआ तो मैं तुझे भी लेके डूबूंगा। याद रखना, मनोज सहाय नाम है मेरा। मेरी पहचान कहाँ तक है तू सोच भी नहीं सकता। मनीष मनोज की बात सुन हंसने लगता है और हंसते हंसते ही कहता है, क्या कहा? पहचान? तेरी पहचान क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ, पर तूने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या चीज़ हूँ ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। इसलिए सोच समझकर बात कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब चुपचाप बता क्या हुआ है, क्यों बौखलाया हुआ है तू इतना? मनोज मनीष की बात सुन कुछ शांत हो जाता है और एक बार फिर उसे वो सारी बातें याद आती हैं कि सानिया केएसआर की बेटी नहीं है। वह फिर गुस्से में बौखला जाता है और कहता है, तूने मुझे फंसाया है मनीष। वो सानिया कुश की बेटी नहीं, कुश की बस एक बेटी है और वह है मायरा। शान और सानिया कुश के बच्चे हैं ही नहीं। और मैंने इसलिए विक्रम की सगाई सानिया से कराई थी ताकि मुझे कुश की जायदाद चाहिए थी। पर अब सब बर्बाद हो गया, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मनीष की आंखें उसकी बात सुन गहरी हो जाती हैं। वह अनजान बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया इसमें? अगर सानिया कुश की बेटी नहीं है तो इसमें मेरा क्या लेना देना? मनोज अपना दांत पीसते हुए, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुझे शुरू से पता था कि शान और सानिया कुश के बच्चे नहीं हैं। बोल, पता था न तुझे? और मुझे अच्छे से पता है कि वो दोनों किसके बच्चे हैं। मनीष आंखों में क्रूरता लाते हुए, किसके बच्चे हैं और क्या पता है तुझे? मनोज पूरे गुस्से में चीखता है, मुझे पहले ही शक था तुम पर मैं अच्छे से जानता हूं कि कुश माही के अलावा कभी किसी और औरत को देखेगा भी नहीं। और एक बार जो गलती हुई उससे ड्रग की वजह वीर हुआ, वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पर फिर जब कुश शांत रहा तो मुझे लगा हो सकता है कि वो दोनों उसी के बच्चे हों। पर अब सब सामने है, सबको पता है वो दोनों कुश के बच्चे नहीं हैं। और मैं जानता हूँ वो दोनों तेरी औलादे हैं। मनोज मनीष की तरफ उंगली उठाकर, क्योंकि तू ही है जो कविता को लाया है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। और मैं जानता हूँ कि तूने जानबूझकर कविता के साथ बच्चे पैदा किए होंगे ताकि तू कुश को ये दिखा पाए कि उसकी बीवी तेरे बिस्तर पर है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू कितना कमीना और कितना फ्रेबी हो सकता है। तूने ये सब जानबूझकर किया। मनीष मनोज की बात सुन कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक और पागलपन भरी चमक आती है। फिर वह अचानक हंसने लगता है। वह जोरदार ठहाके लगाकर कहता है, हाँ हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, ये सब मैंने किया, वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तो क्या? हाँ, तूने ये भी सही कहा, मैंने जानबूझकर शान और सानिया को पैदा किया। नहीं तो मैं कविता का गर्भपात भी करा सकता था, और मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मनीष की आवाज में अब गर्व और पागलपन था, क्योंकि मैं कुश को दिखाना चाहता था कि देख, तेरी बीवी, तेरे बच्चों की माँ, मेरे बिस्तर पर। उसकी आदत है हमेशा परफेक्ट होने की, पर उसकी किस्मत यहाँ थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ होते हुए भी मेरे साथ रहती थी। मनीष रुकता है और फिर अजीब तरीके से झुककर कहता है, तुझे क्या पता मुझे कितना सुकून मिलता था कुश के बिस्तर पर उसकी बीवी के साथ वो सब करके। एक संतोष जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। उसकी आंखों में पागलपन चरम पर था, पर मैं ऐसा उसकी दूसरी बीवी के साथ भी करना चाहता हूँ। मेरी माही, वो तो मेरी जान। देखा, एक दिन मैं और माही भी ऐसा ही करेंगे और कुश मेरे सामने घुटनों पर होगा। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल मनीष एक अजीब सी सनकी हंसी हंसने लगता है। वही मनोज उसकी मनीष की बात सुन हैरान नहीं बल्कि भयभीत था। वह मन ही मन कांपते हुए कहता है, ये आदमी तो सिर्फ पागल नहीं, ये एक सनकी है। फिर वह डर को दबाकर मनीष को देखकर कठोर आवाज में कहता है, किस पागलपन की दुनिया में जी रहे हो मनीष? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कविता के साथ जो गंदा खेल खेल रहे थे, इससे कुश को कोई फर्क पड़ता होगा? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, न कभी पड़ा। और रही बात माही की, तो कितने दशकों से उसके पीछे हो तुम, शायद बचपन से, पर क्या वह तुम्हें मिली? नहीं, और न कभी मिलेगी। पहले तो कुछ था, पर अब उसकी बेटी तुम्हें अपने खूनी मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगी। मनोज की बात खत्म होते ही मनीष की आंखों में पागलपन की लपटें उठती हैं।
वह बिजली की तरह लपककर गरजते हुए मनोज का गला जंगली तरीके से दबोच लेता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैंने माही को पाने और ये पूरी जायदाद हड़पने के लिए क्या क्या किया है। कितनों को मैंने खून में नहलाया है, तू सोच भी नहीं सकता। और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। मनीष का हाथ मनोज की गले पर लोहे की तरह कस जाता है। वह मनोज को जोर से झंझोड़ता है और ठंडी खूनी आवाज में फुसफुसाता है, अभी भी मेरे पास एक हथियार है जो अकेला ही उन सबको खत्म कर सकता है। इक्का है मेरे पास, मेरा इक्का। इतना बोल मनीष जोरदार झटके से मनोज को धक्का देता है। मनोज हाँफते हुए पीछे गिरता है। मनीष उस पर गरजता है, तुझे मेरे मामलों में अपनी नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माही और मेरी प्रॉपर्टी सब मेरे पास चलकर आएगा। अब बकवास बंद कर। तू ये बता, तूने मुझे यहाँ अपनी परेशानी के लिए बुलाया था या कुछ असली काम है? मनोज अपने गले को रगड़ते हुए सांसें खींचता है। उसकी आवाज डर और कड़वाहट से फटी हुई थी। वह कहता है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ मनीष, खत्म हो गया। मैंने मार्केट से और अंडरवर्ल्ड के लोगों से करोड़ों का कर्ज उठाया है, ये दिखाकर कि कुश की बेटी से मेरे बेटे की शादी होने वाली है और कुश की सारी जायदाद उसकी बेटी की है। मैंने अंडरवर्ल्ड के से भी बहुत बड़ा कर्ज लिया है एक नए प्रोजेक्ट के लिए। और अगर ये बात बाहर आई कि जिस बेटी के नाम पर मैंने ये सारा जाल बुना वो कुश की बेटी है ही नहीं, तो वो मेरा खून पी जाएंगे। मुझे उनका सारा पैसा अभी के अभी वापस करना पड़ेगा। उसकी बात सुन मनीष एक पल के लिए ठहर जाता है। उसके होठों पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान तैरती है। वह आराम से गर्दन को दाएं बाएं घुमाता है, जैसे कोई ज्यादा ही तुच्छ बात सुन रहा हो। फिर खामोशी को तोड़कर वह व्यंग्य से कहता है, तो देना वापस, इसमें दिक्कत क्या है? मनोज का चेहरा फट जाता है। वह दहाड़ता है, अरे कहाँ से कर दूं? 50% से ज्यादा पैसा मैं उड़ा चुका हूँ, प्रोजेक्ट में लग चुका है। अब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ? मनीष, मनोज की अक्षमता सुन उसे घूरता है। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी थी। तू मुझे कमीना कह रहा था? अभी तू खुद कितना बड़ा कमीना है, तुझे पता भी है? तूने करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी में उड़ा दिए और अब तू मुझसे मदद मांग रहा है। वाह! मनीष उसके पास आता है और उसकी आंखों में झांक कर कहता है, पहले तूने इस प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई को मारना चाहा, याद है? उसका बेटा घर का असली वारिस था, पर साला वो उस हमले से बच गया। नसीब अच्छा है उस कमबख्त का। कुश और उसका दोस्त दोनों दोस्तों की किस्मत बहुत अच्छी है, पर उसका बेटा अगर मर जाता तो सब कुछ ऑटोमेटिकली तुझे मिल जाता और तेरे बेटे को। पर तूने सारा पैसा अपनी ऐश और नाजायज धंधों में डुबो दिया। तूने गैर कानूनी काम किए और अब तूने कुश के नाम से बाजार से पैसे उठाए। गिद्ध है तू, गिद्ध। मनीष अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, पर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले ही तेरा बहुत साथ दे चुका हूँ, तेरे भाई को मारने में मदद की, तेरे बिजनेस को बढ़ाया, तेरी अंडरवर्ल्ड से पहचान कराई। अब बस। मनोज गुस्से में चीख उठता है, पर ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। अगर तू मुझे पहले बता देता कि सानिया कौन है तो मैं ये कर्ज कभी नहीं लेता। मनीष उसे बीच में ही काटता है। उसके चेहरे से नफरत झलकती है। सानिया अब मेरी कोई नहीं है, वो मेरे किसी काम की नहीं, समझा? मनोज ठहर जाता है। वह कुछ सोचता है और फिर धीमी खतरे से भरी आवाज में कहता है, देख मनीष, हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते कि सानिया कौन है। इससे सिर्फ मेरा नहीं, तुझे भी नुकसान होगा, सोच। मनीष ठंडी मुस्कान देते हुए मनोज के चेहरे के डर का मजा लेता है। वह कहता है, मैं अपना नुकसान देख लूंगा, और अगर तुझे इस नुकसान से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, इस खबर को बाहर जाने से रोकना होगा। मनीष, उसकी आंखों में शैतानी थी, और उसके लिए तुझे राठौर मेंशन में किसी को खत्म करना होगा। और अगर वो कुश की प्यारी बेटी हो तो तेरी सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सोच ले। मनीष अपनी बात जारी रखता है, या फिर दूसरा विकल्प है वो जमीन जो तेरा बाप अपनी प्यारी पोती के नाम करने वाला है। सुना है, बहुत कीमती है वो, और तू उसके भी पीछे है, तो क्यों न तू उसे अभी ही ले ले। अब सब तेरे हाथ में है। इतना बोल मनीष गुस्से और तिरस्कार से भरा हुआ वहां से चला जाता है। वहीं मनोज अभी भी अपनी जगह स्तब्ध खड़ा था। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका जितना भी पैसा है वो सब चला जाएगा, और हो सकता है इससे उसकी जान को भी खतरा हो। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे इस खतरनाक खुलासे को बाहर जाने से रोकना ही होगा।
कुछ देर गहनता से सोचने के बाद मनोज भी वहां से निकल जाता है। अगले दिन शाम का समय, कशिश कार ड्राइव कर रही थी। मायरा उसके साथ आगे बैठी थी और अभियान पीछे की सीट पर बैठकर गंभीरता से अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। मायरा अपने टैब में कुछ पढ़ रही थी। तभी कशिश एक जगह जाकर कार को रोकती है, जिसे देख मायरा सामने देखती है। सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग अपने हाथ में बैनर लिए हुए थे और एमएसआर चिल्ला रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मायरा की कार सड़क पर ही रुक गई थी। भीड़ देखकर मायरा हैरानी से कशिश से कहती है, कशिश, ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और ये सब पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? कशिश मायरा की बात सुन एक अजीब सी तरह देखती है। बॉस, आप क्या कह रही हैं? ये आपके फैंस हैं और ये यहाँ आपका कॉन्सर्ट देखने आए हैं और ये आपका ही नाम चिल्ला रहे हैं। देखिए उनके बोर्ड्स पर जो एमएसआर लिखा है, मायरा सिंह राठौर। मायरा कशिश की बात सुनकर बोर्ड की ओर देखती है। हाँ, कशिश सही कह रही थी। बोर्ड पर एमएसआर लिखा था और एक लड़की की तस्वीर चिपकी थी जिसका चेहरा मास्क से ढका था। मायरा उसे देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, ओह, तो क्या मैं सच में इतना अच्छा गाती हूँ कि इतने सारे लोग मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं? कशिश मायरा की बात सुन अपना सिर खुजलाने लगती है, हैरानी से भरी आवाज में, बॉस, आप बहुत अच्छा गाती हैं और इंडिया में आपका पहला कॉन्सर्ट है। पिछले 3 सालों से आप कॉन्सर्ट कर रही हैं, पर दूसरी कंट्रीज में। पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि आपको इन सब के बारे में कुछ पता ही न हो? मायरा कशिश की बात सुनकर अजीब सी मुस्कान देती है, मुझे सब पता है। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे आज क्या गाना है? मायरा की बात सुन कशिश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी में कहती है, क्या आपको ये नहीं पता कि आपको गाना क्या है? क्या आपने रिहर्सल नहीं की है? मायरा कशिश की बात सुन बेहद मासूमियत से ना में सिर हिला देती है और कहती है, नहीं, मैं कल बहुत बिजी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मायरा की यह बात सुन अभियान की हंसी छूट जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह आगे आकर मायरा के गाल प्यार से खींचकर कहता है, आओ, सो क्यूट माय बेबी। अभियान की बात सुन मायरा शर्माकर मुस्कुराने लगती है। बेचारी कशिश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। कुछ देर बाद कशिश मायरा को लेकर अंदर ग्रीन रूम में जाती है और उसे कपड़े देती है जो उसे बदलने थे और बाकी सब अरेंजमेंट देखने लगती है। अभियान मायरा के साथ उसके ग्रीन रूम में था। वह उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, क्या तुम नर्वस हो? मायरा अपनी आंखें छोटी करके, और वो क्यों? क्या मुझे नर्वस होना चाहिए? अभियान मुस्कुराते हुए, नहीं, क्योंकि तुम बेस्ट हो। मायरा मुस्कुराकर, बिल्कुल। कुछ देर अभियान से बात करने के बाद मायरा का स्टेज पर जाने का समय हो जाता है। मायरा ने एक जैनजी लुक लिया था। उसने एक बैगी पैंट्स और क्रॉप टॉप पहना था और उसके ऊपर एक हैवी जैकेट और चेहरे पर मास्क था। तुझे मिलके लगा है ये कॉन्सर्ट हॉल दर्शक से खचाखच भरा हुआ था। दर्शक जोर जोर से शोर मचाए जा रहे थे और एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, एमएसआर। एमएसआर। हूटिंग और शोर बहुत ज्यादा था जो पूरे शहर में गूंज रहा था। वहीं वीआईपी सेक्शन में खड़ा अभियान कशिश के साथ यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और आंखों में अपनी जान के लिए गहरा गर्व था। उनकी और मायरा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन दोनों ने बहुत कुछ सहा था, तब जाकर वे इस मुकाम पर कामयाब हुए थे। बहुत बार उनकी जान को खतरा आया और बहुत बार उसकी जान जाते जाते बची। और एक बार तो वह मायरा को लगभग खो चुका था। बहुत कुछ झेलने के बाद आज वह बिजनेस वर्ल्ड का किंग मिस्टर ए यहाँ था और मायरा जो अंडरवर्ल्ड की रानी और बिजनेस की क्वीन माया थी। लेकिन आज जो वो करने जा रही थी वह कुछ अलग था, केवल कला। और वह उसके लिए बहुत खुश था और एक्साइटेड भी। कुछ देर में स्टेज की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और दर्शक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। फिर स्टेज बीच में से खुलता है और उसके बीच से मायरा ऊपर आती है और साथ ही उसकी सपोर्टिंग टीम भी। मायरा के ऊपर आते ही स्टेज की सारी लाइटें तेज हो जाती हैं और दर्शकों की हूटिंग फिर जोर से शुरू हो जाती है। मायरा अभी पीछे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। तभी मायरा धीरे से गाना शुरू करती है, यू आर द लाइट, यू आर द नाइट, यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड, यू आर द क्योर, यू आर द पेन, यू आर द ओनली थिंग आई वांट टू टच, नेवर न्यू दैट इट कुड मीन सो मच, सो मच। और उसकी आवाज़ सुन एक बार फिर से दर्शक शांत हो जाते हैं, क्योंकि मानो वे मायरा की आवाज़ में कहीं खो गए हों। धीरे धीरे मायरा अपनी जगह से पलटती है और उसके चेहरे पर पूरा मास्क लगा था। मायरा का मास्क देख दर्शक मानो पागल हो जाते हैं
क्योंकि ये वही खास मास्क था जो मायरा पिछले 3 सालों से पहनती आ रही है। मायरा गाना गाते हुए आगे आती है और अपना गाना जारी रखती है। धीरे धीरे कॉन्सर्ट अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां हर कोई मायरा की आवाज का दीवाना हो चुका था। उसकी आवाज सुन पागल हो चुका था। वही कशिश जो ये सब देख रही थी, वह तो बेहद हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी सिंगिंग मायरा कर रही है, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के और बिना किसी रिहर्सल के। मायरा का आज का परफॉर्मेंस उसके अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। वह परफॉर्मेंस से पहले काफ़ी नर्वस थी कि मायरा सब कैसे करेगी, क्योंकि शो लाइव था और शो में मीडिया भी आई थी और कॉन्सर्ट के बाद सवाल जवाब भी होने वाले थे। पर मायरा की परफॉर्मेंस देख वह समझ चुकी थी उसकी बॉस का कोई मुकाबला ही नहीं है। सी इज द बेस्ट। कुछ देर बाद आखिरी गाने की बारी आती है। मायरा दर्शकों से कहती है कि दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू माई लव। गाना वह अपने प्यार के लिए गा रही है, जो उसकी जान है, जिससे वह बहुत प्यार करती है इस दुनिया में सबसे ज्यादा। इतना बोल वो जोर से 3 बोलती है, लव यू। अभी दर्शक जब सुनते हैं कि उनकी आइडल की लाइफ में कोई है तो कुछ तो खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। अभी नहीं कुछ लड़के फैंस डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ये जान कि उनकी आइडल मिंगल है। मायरा अपनी आंखों में दुनिया जहां का प्यार लेकर दूर खड़े अभियान को देखकर गाना गाना शुरू करती है। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझमें है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे, माही आजा रे। तुझमें है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझमें है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, सजा जा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही। माही माही माही, माही माही माही, धकनों में माही, सांसों में है माही। तू ही है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा। दे मुझे दे अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल। तुझमें है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा। आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। माही दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही माही माही, माही माही माही। बस मेरा तू माही, सांसों में है माही। है मुझे है तेरा अरमान, है तुझे है मेरा बनना। हर घड़ी तेरी दिल में आहट, तू मिले मिल जाए राहत। जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्यों है खफा सा। आजा मेरी बाहों में आजा रे। जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्यों है खफा सा। आजा मेरी बाहों में आजा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही। जैसे ही अंतिम गाना खत्म होता है, पूरा हॉल गूंज उठता है। तालियों की गड़गड़ाहट और हूटिंग का तूफान आता है। वही अभियान जो दूर खड़ा था, अब सिर्फ अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मायरा को देख रहा था। उनकी नज़रें इतनी गहरी थीं, मानो वे दुनिया की हर मुश्किल को पार कर चुके हों और अब सिर्फ इस मायरा को जी रहा हूँ। इधर राठौर मेंशन में भी दीपिका टीवी पर लाइव कॉन्सर्ट देख रही थी। वो खुशी से तालियां बजाने लगती है और कहती वो हाउ रोमांटिक। बाकी सब उसके आसपास ही बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इस बीच गीता जी 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। असल में जब सबने उनसे मिलने का सोचा, तब मनीष ने झूठ कह दिया कि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए उनसे कोई न मिले। इसलिए वह 2 दिन से अपने कमरे में बंद थी। वहीं सानिया, जिसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, वह भी वही सबके साथ बैठी थी एक कोने में। उसकी आंखें भी टीवी पर थीं, पर दिमाग कहीं और था।
दिमाग में बस यही तूफान चल रहा था कि वह कैसे भी ये बात बाहर जाने से रोके कि वह कौन है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी सारी प्लानिंग, उसकी सारी रेप्यूटेशन, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज उसके पीछे पीछे घूमते हैं, कल उसे मजाक उड़ाएंगे, उसे पूछेंगे भी नहीं। कॉन्सर्ट हॉल में मायरा दर्शकों के सामने खड़ी थी, माइक उसके हाथ में था। उसकी प्रेजेंस में एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति थी। वह सबको देखते हुए एक गहरी आवाज में कहती है, हेलो एवरीवन, मैं हूं MSR, जिसे आप सब जानते ही हैं। दर्शक उसकी बात पर पागलों की तरह फिर से चिल्लाने लगते हैं। मायरा सबको देखकर हाथ के इशारे से उन्हें शांत कराती है, और देखते ही देखते उस विशाल हॉल में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। मायरा गंभीरता से कहती है, तो मुझे आप सबसे के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आप सब बहुत बेसब्री से ये जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, कैसी दिखती हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, कहाँ से हूँ। तो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस परिवार से आती हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, और वो सब जो आप जानना चाहते हैं। मायरा की बात सुन दर्शकों में एक गहन शांति पसर जाती है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। ये कुछ अलग था। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सबके चेहरे पर अत्यधिक उत्साह और इस खुशी की चमक थी कि वे आज अपने स्टार का असली चेहरा और पहचान देखने वाले हैं। इधर राठौर मेंशन में दीपिका ये बात सुनकर अपने कान टीवी से लगाकर बैठ जाती है। ये देख जानकी जी दादी कहती हैं, ऐसा क्या देख रही हो तुम, जो उसी में पूरी मग्न हो। अपनी दादी की बात सुन दीपिका एक्साइटमेंट से, अरे दादी, आप नहीं जानती इसे, ये एक बहुत बड़ी सिंगर है। पिछले 3 साल से ये कॉन्सर्ट कर रही है और आज तक किसी ने इसे देखा नहीं। ये बहुत मिस्टीरियस है। लोगों का कहना था कि ये बहुत बुरी दिखती है, इसलिए अपना चेहरा छुपाती है, और आज ये अपना चेहरा सबको दिखाने वाली है, बताने वाली है ये कौन है। कुश सिंह राठौर KSR अपने डैड से बात कर रहे थे। दीपिका की बात सुन उनका ध्यान भी उस तरफ चला जाता है, और टीवी देखते हुए उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। इधर मायरा दर्शकों को गहराई से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आर यू एक्साइटेड। दर्शक तेज आवाज में पागलों की तरह दहाड़ते हैं, आप सबकी MSR डॉटर ऑफ KSR। मायरा ग्रेस के साथ अपना मास्क निकालती है। धीरे धीरे उसका मास्क उसके चेहरे से अलग होता है। जैसे ही मास्क हटता है, पूरे हॉल में एक गहरी सन्नाटा छा जाता है, जैसे सबका दम थम गया हो। ठीक उसी पल इधर राठौर मेंशन में दीपिका जैसे ही टीवी पर मायरा को देखती है, उसके मुंह से एक तेज चीख निकल जाती है, मायरा। धप की आवाज से रिमोट उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। सानिया अपनी जगह से उठ के खड़ी ही जाती है। उसका फेस ऐसा लगता है मानो उसका सारा खून चूस किया किसी ने। मायरा का खूबसूरत चेहरा दर्शकों के सामने था, और सब उसकी ब्यूटी देख मेमोराइज्ड थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी MSR इतनी ब्यूटीफुल होगी। स्पेशली मायरा की ग्रीन आइज साइन कर रही थी। कुछ पल हाल में बिल्कुल खामोशी जा जाती है, पर फिर कुछ देर की खामोशी के बाद मायरा कॉन्फिडेंस से दर्शकों को देखकर बोलना शुरू करती है। सो हियर आई एम, myself मायरा सिंह राठौर, डॉटर ऑफ बिजनेस किंग खुश सिंह राठौर, आप सबकी MSR डॉटर ऑफ KSR। मायरा की बात सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। उनकी पसंदीदा यूथ सिंगर एक तो इतनी यंग और खूबसूरत है, और दूसरा वो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ये बात सबको हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मायरा सबको देखकर कहती है, तो मैंने अपने बारे में आप सबको बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मायरा की बात सुन कुछ पल तो सब चुप रहते हैं, और फिर सब अपने हाथ उठाने लगते हैं। उन्हें माइक दिए जाते हैं। तो कोई पूछता है, आपका बॉयफ्रेंड कौन है। कोई पूछता है, आपने आज तक अपना चेहरा हाइड क्यों किया। ऐसे ही तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है वो सवाल आता है जिसके लिए ये सब हुआ था। एक व्यक्ति माइक लेकर खड़ा होता है और सीधे हमला करते हुए पूछता है, आपने कहा आप कुश सिंह राठौर की बेटी हैं, तो क्या शान सिंह राठौर आपका भाई है। क्या आप एक क्रिमिनल की बहन हैं। दर्शक से एक और आवाज आती है, शान आपका भाई है। उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, और आप उसकी बहन हैं। आप इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हैं। धीरे धीरे एक दो और सवाल इसी तरह से आते हैं। मायरा उन सबकी बातों और सवालों को सुन मुस्कुराती है। उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। वो बड़े ही विनम्र ढंग से कहती है, हम गुड क्वेश्चन, पर आप लोगों से एक गलती हुई है कि शान मेरा भाई है। शान मेरा भाई नहीं है। भाई क्या, वह मेरा कुछ भी नहीं है।
ये सुनकर दर्शकों में पुनः हैरानी छा जाती है। कोई पूछता है, ये आप क्या कह रही हैं? वो आपके डैड का बेटा है, वो आपका भाई हुआ ना फिर, और उसके केस के बारे में तो अब सब जानते हैं। मायरा उनकी बात सुन एक सीरियस फेस के साथ आत्मविश्वास से, कुछ चीजें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता हैं, तो मैं पहले वो आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देना पसंद करूंगी। इतना बोल वह अपनी पीछे लगी बड़ी सी स्क्रीन की ओर इशारा करती है और उस पर एक डीएनए रिपोर्ट आने लगती है। मायरा सबको देखकर स्पष्ट शब्दों में कहती है, शान और उसकी बहन का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मेरे डैड बस उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, दैट्स इट। और जो भी शान ने किया, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मैं अपनी फैमिली की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। इतना कह मायरा मुस्कुराते हुए सामने देखती है। मायरा ने अपने शब्द बहुत ध्यान से चुने था और यह पूरी तरह जनसंपर्क की दृष्टि से एकदम सही था। अपनी बात कहने के बाद वो एक अच्छी खासी स्पीच देती है जिससे लोगों उसकी बात से पूरी तरफ कन्विंस हो जाते हैं और मायरा के लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मायरा बहुत क्लेवरली सिचुएशन को हैंडल करती है। मीडिया को एक मसालेदार खबर मिल चुकी कि केएसआर की फर्स्ट वाइफ में उन पर चिट किया, फिर भी उन्होंने उनके बच्चे को हमेशा सपोर्ट किया और उनके लिए इतना कुछ किया। दूसरी तरफ भारत से दूर एक सुनसान जगह पर एक महल नुमा घर में एक आदमी अपनी तेज आंखों से टीवी पर मायरा का कॉन्सर्ट देख रहा था और उसके कहे एक एक शब्द को सुन रहा था, एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। जैसे ही मायरा अपनी बात खत्म करती है, ठीक उसी पल वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, एक पागलपन और क्रूरता से भरी हुई। हंसते हंसते वह अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, मान गए तुम्हें, मायरा। लिटिल किड, कितनी बार कोशिश की तुम्हें मारने की, फिर भी आज तुम जिंदा हो और एक एक करके तुमने अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना भी शुरू कर दिया। तुम तूफान हो, तूफान, पर मैं भी कम नहीं हूँ। तुम अभी बच्ची हो मेरे सामने। हाँ हाँ हाँ। इतना कह वह आदमी फिर हंसने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और अपना सर झुका लेता है और दबे स्वर में कहता है, माइकल सर, पता चला है कि मिस्टर ए भारत में है इस समय। और वह सन की इंसान, जो कोई और नहीं माइकल था, सामने खड़े आदमी की बात सुन उसे खतरनाक तरीके से घूरता है और धीमे से पूछता है, और क्या? तो वह आदमी घबरा कर कहता है, सर, वो फिर से पैनिक कर रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है वो। इस आदमी की बात सुन वो खतरनाक इंसान माइकल गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। मायरा का कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी पहचान का खुलासा अपने साथ एक अभूतपूर्व भूचाल लेकर आया था। मायरा की हेडलाइंस आने वाले कई दिनों तक एक सनसनीखेज खबर रहने वाली थी। भीड़ के पागलपन को देखते हुए कॉन्सर्ट खत्म होते ही मायरा हॉल के पीछे वाले सुरंग जैसे गेट से निकलती है। उसे वहां से निकलने में भी भीषण मुश्किल हो रही थी। गार्ड्स की पूरी टीम उसकी सुरक्षा के लिए एक मानव ढाल की तरह खड़ी थी। मीडिया के फ्लैश और हूटिंग के बीच वह जैसे तैसे अभियान का हाथ कसकर पकड़कर वहां से चली जाती है। आगे वाले गेट पर तो मीडिया और पब्लिक का सैलाब इस कदर जमा था कि वहां से जाना नामुमकिन सा हो गया था। पीछे भी काफी लोग थे, पर मायरा की सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। इस खींचातानी के बीच भी मीडिया ने अभियान और मायरा की साथ में कुछ तस्वीरें ले ली थीं, जिसमें अभियान का चेहरा तो मास्क से ढका था, पर मायरा का क्लियर दिख रहा था। मायरा और अभियान के जाने के बाद कशिश वहीं रुकती है, उसे मीडिया के सारे सवालों को संभालना और मामले को सॉर्ट आउट करना था। जब दर्शकों को पता चला कि मायरा जा चुकी है, तो वो सब भी धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं और हॉल खाली होने लगता है। मायरा और अभियान अपनी कार के अंदर थे। एक शानदार खामोशी ने बाहर के कोलाहल को काट दिया था। अभियान कार ड्राइव कर रहा था। मायरा ने अपनी मासूम आंखों से उसे निहारना शुरू किया। उसने अपने दोनों पैर सीट पर रखकर अपने गाल को पर एक जगह हाथ टिकाते हुए अभियान को निहारते हुए धीमी आवाज में पूछा, अभी तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? अभियान उसकी बात सुन एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता है और दूसरे हाथ में मायरा का हाथ लेकर उसे सॉफ्टली से किस करता है। उसकी आवाज गर्व और अफेक्शन से भरी थी। लवली, मेरी जान, सबसे अच्छा, तुम सबसे बेस्ट हो। मायरा, अच्छा, इतना बोलकर वो मुस्कुराए। वह शरारती आंखों से अभियान को देखती रही। इससे पहले कि अभियान कुछ समझ पाता, वह अचानक अपनी सीट से उठन अभियान की तरफ आ गई और उसकी गोद में आकर बैठ गई। अभियान ने तुरंत उसे संभाला। मायरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मायरा ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर हल्के से डाले और बहुत प्यार से भी, तो करो ना ड्राइव। मैंने तुम्हें रोका कहाँ है?
इतना बोलकर वह हल्के से उसके गाल को चूम लेती है। अभ्यन ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो मायरा? मायरा उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, और उसने एक मासूम सा चेहरा बना लिया। अभ्यान उसकी इस शरारत को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए, अच्छा, पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मायरा उसके गाल पर अपनी उंगली को घुमाते हुए कहती है, जब तुम मेरे सामने होते हो तब मेरे इरादे कभी ठीक होते ही नहीं। बिगड़ना तो दूर की बात है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ दिल में बस यही आया है कि मैं तुम खा जाऊं। इतना बोल वह उसके नाक पर एक प्यारी सी किस कर देती है। अभ्यान की आंखें उसकी बात सुन और गहरी हो जाती हैं। वह प्यार से मायरा को देखता है और चेतावनी भरे लहजे में कहता है, तुम मुझे छेड़ रही हो जान। अगर मैंने कुछ किया तो फिर तुम ही कहोगी स्लो, अभी स्लो, और फिर बीच में रुकने को कहोगी प्लीज अभी स्टॉप या आम डाउन। बोल वह शरारत से आंख मार देता है। अभ्यान की बात सुन मायरा का चेहरा लालिमा से भर जाता है। वह प्यार से उसे गले लगा लेती है और धीमे से कहती है, हाँ तुम इतने वाइल्ड जाते हो, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर न जाने कौन सा जानवर जाग गया हो। अभ्यान मायरा की बात सुन कार को ऑटोमेटिक ड्राइव पर डालता है और उसे अच्छे से थामकर खुद से सताता है। अभ्यान अपनी आवाज को धीमा और कर्कश करते हुए कहता, माय लिटिल बेबी, तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त तुम कितनी प्यारी लगती हो। जब भी तुमसे दूर होता हूँ मेरा मन तुम्हारे और पास आने का करता है, और इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बोल वह मायरा के कान के पास आकर किस करते हुए कहता है, इसमें तो उस लिटिल पैंथर की गलती है, तुमने ही उसे इतना बिगड़ा है, तो इट्स ऑल अप टू यू। अभ्यान की बात सुन मायरा उसे चिढ़कर खुद से दूर करती है और गुस्सा दिखाते हुए कहती है, छी, यू शैमलेस, हटो दूर, कैसी बातें कर रहे हो? अभ्यन ने उसे और कस के पकड़ लिया। उसने अपना हाथ उसकी नेक में डालकर कहता, अच्छा जी, ऐसा है, अब तो तुमने मेरे अंदर बुझी हुई चिंगारी को भड़का दिया है, तो अब इस हाल में आपको भी मेरे साथ जलना होगा, जाने मन। मैं तो शांत था, तुम आए मेरे पास और तुमने मेरे वीक पॉइंट को छेड़ा है। अभ्यन उसे कुछ खास तरह का इशारा करते हुए कहता। उसका इशारा समझते ही मायरा का चेहरा किसी कश्मीरी सेब से भी ज्यादा लाल हो जाता है। वह शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मायरा दबी आवाज में बोली, ड्राइव करो अभी। अभ्यन हंसा, उसकी हंसी में संतुष्टि और प्यार था। जान, ड्राइव तो मैं करूंगा ही, पर पहले मुझे कुछ चाहिए, इतना बोल। अभ्यान अपने लिप्स मायरा के लिप्स पर रख देते है और उसे किस करने लगता। मायरा भी अपनी पकड़ उसके गले में कसकर उस अपने ओर पास कर लेती है और उसके लोअर लिप्स लीक करते हुए सक और स्मूच करने लगती है। अभ्यान मायरा के ऊपर लोअर लिप अपने दांतों में फंसा बाइट करने लगता है, जिससे मायरा की सिस्ट निकल जाती। वो उसके हेयर को टाइटली ग्रब करके उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगती और उसके लिप्स को हार्डली बाइट कर लेती है। दोनों की किस धीरे धीरे और ज्यादा डिप और पैशनेट हो जाती है। लगभग 20 मिनट की गहन करीबी के बाद मायरा और अभ्यान हल्के से एक दूसरे से अलग होते हैं। कार की भीतर की हवा तपिश से भरी हुई थी। दोनों इंटेंसिटी से एक दूसरे को देखते हैं। मायरा की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में गहरा प्यार और एक अजीब सी आग जल रही थी। यह प्यार की आग थी। दूसरी तरफ राठौर मैंशन का लिविंग रूम गहन स्तब्धता में डूबा था। सब हैरान थे, बहुत ज्यादा हैरान। टीवी की नीली रोशनी में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे मायरा का जबरदस्त परफॉर्मेंस 4 बार देख चुके थे, लेकिन पर उनका मन ही नहीं भर रहा था। जानकी जी दादी की आंखों में खुशी का सैलाब था। एक हाथ से मुंह दबाए ताकि उनकी चीख न निकले, वो टीवी पर मायरा की छवि को दुलारती हुई कहती है, हाय रे मेरी बच्ची, ये कितनी टैलेंटेड है, कितना मधुर गाती है ये। हे रघुनंदन, मेरी लाडो को किसी की नजर न लगे, जल्दी से उसे यहाँ बुला लो दीपिका, मुझे उसकी 100 बलाएं उतारनी हैं। उनकी बात सुन दीपिका उत्साह में मायरा को कॉल करती है, पर फोन नॉट रीचेबल था। वह निराश होकर दादी को देखते हुए कहती है, दादी, मायरा का नंबर नहीं लग रहा, शायद इतनी भीड़ के बाद नेटवर्क डाउन है। दादी बेचैन होकर, ठीक है, पर जब लगे तो कहना एक पल की भी देर न करे। जल्दी से जल्दी घर आए, हम बस उसका मुंह देखने के लिए तड़प रहे हैं। दीपिका सिर हिलाती है और लगन से कॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माही जी की आंखों में आंसू थे, ये गर्व के साथ दर्द के आंसू थे। वह केएसआर को घूर रही थीं। केएसआर भी उन्हें देख रहे थे, उनकी आंखें भी नम थीं, जिसे वह सफाई से छुपा रहे थे। उनकी आंखों में मायरा के लिए बहुत प्राइड था।
माही जी कपकपाती आवाज में केएसआर के पास जाकर दर्द से पूछती हैं, आप जानते थे कि मायरा एक इतनी बड़ी सिंगर है? एमएसआर। केएसआर ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी वजन को छोड़ रहे हों। हाँ, मुझे पता था कि एमएसआर हमारी मायरा है। माही जी के होंठ शिकायत में तिरछे हो गए। उनके आंसू तेजी से गिरने लगे। उन्होंने अपना दुखी होकर पकड़ा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कभी उसके बारे में? आप हमेशा मुझसे हर बात क्यों छुपाते हैं? क्यों है आप ऐसे? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? आप हमेशा हर बात मुझसे क्यों छुपाते हैं? कुश। वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ होने के नाते उन्हें लग रहा था कि बेटी उनके इतने भी करीब नहीं है। माही जी को इस कदर रोता देख के एसार का दिल अंदर तक कांप गया। वह झटपट उनके पास आए, उनके आंसू पोंछे और कोमलता से कहा, माही, शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो इतनी सी बात पर? उनकी थोड़ी ऊपर उठाते हुए केएसआर ने गहन समर्पण से कहा, मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मायरा की यही इच्छा थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रखना चाहती थी। माही, उसे ये फेम, ये मीडिया, ये भीड़ पसंद नहीं है। बस इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझसे भी छुपानी चाहती थी, पर एक बार उसे बताना पड़ा। माही ने आंसू पोंछा और आंखों में गुस्सा भरकर सवाल किया, तो आपको क्यों बताया? जवाब दीजिए, क्यों उसने आपको सब बताया और मुझे नहीं? केएसआर मजबूर होकर गहरी सांस लेते हुए माही के चेहरे को अपने हाथों में थामते हैं। माही, माही, ऐसे नहीं है कि वो तुमसे सब कुछ छुपाती है और मुझे सब बताती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी बातें उसने अभी तक मुझसे भी नहीं बताई हैं और तुमसे तो बताई ही नहीं है। केएसआर की आवाज़ नर्म पड़ गई। और रही बात उसकी सिंगर होने की, तो उसने एक बार मुझसे पूछा था कि बिजनेस के अलावा मैं अपनी लाइफ में और क्या करना चाहता था। तो मैंने उसे बताया कि मैं कभी एक सिंगर बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। केएसआर की आंखों में उस पल की याद थी। वह आगे कहते हैं, तब उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए एक सिंगर बनेगी। फिर उसने मेहनत की, सब अकेले किया। मुझे पता भी नहीं था कुछ। और फिर उसने एक दिन एक टिकट भेजा और मुझे वहां बुलाया। मैं गया वहां, तब मुझे पता चला कि वो उसका पहला कॉन्सर्ट है। उस दिन मेरा बर्थडे था और उसने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। केएसआर ने आंखों में आंसू भरकर आगे कहा, वो आज भी किसी को अपने बारे में नहीं बताती। पर अब हालात ऐसे थे कि उसने हमारी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। इतना बोल वह चुप हो जाते हैं और माही जी को गले लगा लेते हैं। माही जी गले लगी हुई ही शिकायत भरे दर्द से कहती हैं, मायरा आपसे ज्यादा प्यार करती है, कुश। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो सब कुछ हमेशा आपके लिए करती है, आपको ही सब बताती है। केएसआर उनकी इस बचकानी सी बात सुन मुस्कुराते हुए झुककर कहते हैं, अरे माही, ऐसा नहीं है। मायरा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, बस जताती नहीं। और तुम भी क्या बच्चों वाली बात लेकर बैठ गई हो? केएसआर जानते थे कि माही का गुस्सा प्यार में बदल गया है, इसलिए शरारत से उन्हें उकसाते हैं, तुम मायरा को फोन करो, उसे घर बुलाओ। उससे पूछना कि उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया, क्यों वो तुमसे चीजें छुपाती है। उसे डांटना कि वो क्यों तुमसे कुछ नहीं बताती। उसने तुमसे बिना पूछे बॉयफ्रेंड भी बना लिया है और अभी वो पक्का उसी के साथ होगी। लगाओ फोन, उसे बुलाओ घर पर। माही केएसआर की बातों के जाल में आ जाती है और उनसे अलग होकर मायरा को फोन करने जाती हैं। बाकी सब मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। वह कॉल करती हैं, पर मायरा कॉल पिक नहीं करती है। मायरा कॉल पिक करेगी? बिल्कुल नहीं। वो बहुत ज़रूरी कर रही है।